ये होएगा सर। सर स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग, एक बार देख के बताओ ना। हाँ सर। ओके सर, गुड इवनिंग दादा। इवनिंग सर। ठीक है, चलो। ओके सर, गुड इवनिंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। अरित्री, अशिमा, आयन, नील, प्रीतम, शिवास, शुभजीत, सुबीर, ताथा, सभी को गुड इवनिंग सर। ठीक है, तो चलो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ का क्लास है और बिजनेस लॉ में सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ा रहा था, तो उसी को कंटिन्यू करूंगा। ऐसे प्रीवियस वीक मैंने आप लोगों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो इंट्रोडक्शन एरिया था, ठीक है, वो कवर कर दिया। इंट्रोडक्शन मतलब छोटा मोटा बात नहीं था, उसमें मैंने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया। ऐसा नहीं कि जस्ट एक ओवरव्यू था, उसमें बहुत सारा टॉपिक डिस्कस हुआ सर कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेलर क्या है, बायर क्या है, गुड्स क्या होता है, फिर कितने तरह का सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एग्रीमेंट बनता है, फिर आपका सेल क्या है, एग्रीमेंट टू सेल क्या है, बेलर बेलर बेलमेंट क्या है, बेलर बेली रिलेशनशिप क्या होता है, हायर परचेज एंड नॉर्मल सेल में क्या फर्क है, ठीक है ना। तो ये सब बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो होता है, ये सब मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। बट अभी हम लोग थोड़ा और एडवांस टॉपिक में जा रहे हैं, मतलब सेल ऑफ गुड्स के अंदर और थोड़ा सा एडवांस एरिया, जो भी अगेन रियल लाइफ सिचुएशंस बहुत यूज होता है रियल लाइफ में, मतलब बिजनेसमैन को फेस करना पड़ता है। अब बिजनेसमैन जिसको यूज करके डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन चलाते हैं, तो उस रिगार्डिंग बुरा भला कुछ भी हो सकता है ना सर। तो बुरा भला ना हो, मतलब बुरा भला मतलब क्या, अच्छा भला बोलते हैं ना सर, खराब भलो किछु होते पारे, तो दैट इज लाइक कि चाहे बुरा चीज कुछ हो जाए तो लॉ बनाना पड़ता है। तो आज जो टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक चीज बता दूं, जिन लोगों का प्रीवियस सेल ऑफ गुड्स का क्लासेस मिस है, मतलब इंट्रोडक्शन टॉपिक का, वो मेरे से जरूर एक बार लिंक लेके वो वाला कवर कर ले, बहुत सुविधा होगा। अगर किसी का होके रखा है जिन लोगों का, आई थिंक आयन का थोड़ा मिस रहेगा, बाकी सभी का आई थिंक हुआ है। अगर फिर भी मिस है तो फिर एक बार जरूर करके रखिएगा सर। अच्छा, तो जैसे कि आज मैं आपको बताऊंगा सर कंडीशन एंड वारंटी के बारे में। किस टॉपिक के बारे में सर? कंडीशन एंड वारंटी। आप लोग सुने हो कि नहीं कंडीशन वारंटी के बारे में? वारंटी चीज क्या है जानते हो ना सर? इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि जब भी हम लोग कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं, तो उसमें विदाउट वारंटी अगर कोई प्रोडक्ट होता है, स्पेशली प्रोडक्ट के केस में वारंटी सबसे पहले कस्टमर को जरूरत होता है। जैसे अगर आप एक टीवी खरीदने जाते हो, एक लैपटॉप खरीदने जाते हो, एक मोबाइल खरीदने जाते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो या फिर फर्नीचर आइटम्स हो, कलर का गारंटी है कि नहीं है ना, पॉलिश का गारंटी है कि नहीं है, कोई भी नॉर्मल फर्नीचर्स फिटिंग्स, ये सब चीज़ों में दुकानदार देखना आपको वारंटी प्रोवाइड करता है ना। कि दादा 3 साल का वारंटी है, अगर कलर फेड हुआ तो कंपनी आपको रिप्लेस करेगा, है ना। मतलब वो कॉन्फिडेंस होता है तभी बोलता है, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस में झूठ भी बोल देता है लोग। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट कंडीशन सिर्फ मुंह पे बोलने से नहीं होगा। जो भी वारंटी का मैटर है, ये लीगली भी होता है। जैसे मुझे याद है सर, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने एक, ये बहुत ही कम मिलता है ऐसा ऑफर, आजकल पता नहीं ऐसा मिल रहा है कि नहीं, मुझे 3 साल का लैपटॉप में वारंटी मिला था। आजकल देता है 3 साल वारंटी लैपटॉप में? हाँ सर, 3 इयर्स वारंटी कोई कंपनी दे रहा है, आप लोग को कोई आइडिया है? एक्सटेंड कराना पड़ता है सर, 1 साल का मिलता है, फिर आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो वो लोग नहीं एक्सटेंड है, कराते हाँ वो तो मुझे पता है सर, एक्सटेंशन का बात नहीं कर रहा हूँ।
तब स्टार्टिंग सेल के टाइम पे भी 3 साल का वारंटी दे रहा है, ऐसा कोई अच्छा सर, ऑफर अब नहीं सुने हो? देता है, बंद हो गया वो। हाँ, ये मुझे मिला था सर। 2000 2010-11 के आसपास का बात है शायद, मे बी 12। मुझे एक कंपनी से, लेनोवो था, लेनोवो का था, तो उस टाइम पे मुझे 3 इयर्स का वारंटी मिला था। उसमें 2 साल ऑन साइट, मतलब मेरे घर पे आके सर्विस मिलेगा, और 1 साल मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ था सर। तो मैंने उसका बहुत ही सुंदर उसका यूज किया था, और वो लैपटॉप भी मुझे बहुत दिन सर्विस दिया था। तो बीच में थोड़ा कीपैड इश्यूज था, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इश्यूज था, बट कंपनी ने मुझे अपना सर्विस दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके बाद जब खराब हुआ तब और फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं। लेकिन क्वेश्चन इज दैट ये जो वारंटी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कंपनी लगा के रखता है, इसके बारे में लॉ क्या कहता है? आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना सर? ये जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मेरा लैपटॉप का मैंने आपके साथ लिया, ठीक है, तो ऐसा एग्जाम ऐसा ऐसा पर्टिकुलर सिनारियो आप लोग भी एक्सपीरियंस किए होंगे। तो मैं आप लोगों को आज इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूंगा कि जब कोई प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लॉन्च करता है या सेल करता है, लॉन्च करना सिर्फ नहीं, सेल करता है, तो सेल पे कंडीशंस भी होते हैं, वारंटीज भी होते हैं। अच्छा, कंडीशंस क्या? हर सेल पे कुछ ना कुछ कंडीशन, स्पेशली ये कंडीशंस आपको बिजनेस टू कस्टमर के केस में उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट ज्यादातर केस में B2B कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कंडीशंस पे बिजनेस में सेल चलता है, ठीक है, कि हम आपको इस कंडीशंस के तहत सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी समझना होगा कि कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है, ये सभी चीजें मैं बात करना है सर, ठीक है। बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे बताओ, फिर आगे आगे डिस्कस करते करते प्रोविजंस बताना है, और धीरे धीरे एक एक करके प्रैक्टिकल जो भी जरूरी होगा सर आपके साथ बात करेंगे। स्क्रीन शेयर है ना? हेलो? यस सर। ठीक है, चलो। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में ये सब डिस्कशंस हो चुका था, ठीक है। अगर किसी का भी बाई चांस ये टॉपिक मिस है ना, प्लीज एक बार कर लो, ठीक है, मेरे से लिंक लो और कर लो सर, बहुत वाइटल डिस्कशंस है, ठीक है। एग्रीमेंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, उसमें बायर सेलर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, एग्रीमेंट बायर सेलर में कैसे होता है, इंटरमीडिएट सेल ट्रांसफर क्या होता है, ये टू ट्रांसफर क्या होता है, गुड्स कितना तरह का होता है, एग्जिस्टिंग क्या है, फ्यूचर क्या है, कॉन्टिजेंट गुड्स क्या होता है, फिर एग्जिस्टिंग के अंदर भी स्पेसिफिक गुड्स क्या है, असर्टेंड क्या है, अनअसर्टेंड क्या है, फिर आपको प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, मनी कंसिडरेशन कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ऐसा वेरियस कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, जो सेल ऑफ गुड्स का मैं इंट्रो मानता हूँ सर बेसिकली, ठीक है, मतलब बेसिक ओवरव्यू ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। हाँ, बहुत लोग सर इतना जान के ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सोचता है कि मैं पूरा जान गया, बट नहीं सर, पूरा नहीं जाना उसने। उसने सेल ऑफ गुड्स के बारे में जस्ट एक वो हॉलिस्टिक सुना सर कि हाँ, एक A to Z कॉन्सेप्ट एक पर्टिकुलर स्मॉल पॉइंट्स में। लेकिन अगर सेल ऑफ गुड्स में आपको धीरे धीरे अपने आप को और बिल्ड करना है, आपको कंडीशंस के बारे में भी जानना होगा, आपको वारंटीज के बारे में भी जानना होगा, तो मैं आपको वही सब पॉइंट में बात करने जा रहा हूँ सर, ठीक है। कंडीशंस के बारे में, वारंटीज के बारे में। এ বোঝা যাচ্ছে সবাইকে কি কি পয়েন্ট ডিসকাশনস হচ্ছে? হ্যালো? है सर। ओके सर। तो नाउ व्हाट इज कंडीशंस एंड वारंटीज? है क्या ये कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है? तो सबसे पहले डेफिनेशन वाइज तो देखना ही है, बट बिफोर दैट स्टिपुलेशन विद रेफरेंस टू गुड्स, मतलब बेसिकली ये गुड्स के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। इस पे कंडीशंस एंड वारंटी के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? पहला भाग, कंडीशन इज द एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंडीशन सर कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है, और वारंटी क्या है? तो फिर वारंटी क्या मेन नहीं है? नहीं सर, ये कोलैटरल। कोलेटरल मतलब मेन के साथ जुड़ा हुआ। अब कोलेटरल वर्ड बैंक में भी यूज होता है, आप सुनिएगा कभी, ठीक है। कोलेटरल वर्ड बैंक में भी बहुत लोग यूज करते हैं। कोलेटरल का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह है कि मतलब मेनली जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका जो मेन पर्पस है वो कंडीशंस होता है। वारंटी क्या है? सेल को बूस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन मान लो, ठीक है।
सेल को बूस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा कंडीशन। अगर मैं इसको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव में बताऊं, मतलब कोई भी चीज को सेल करना है उसका एक पर्टिकुलर कंडीशन तो होगा, लेकिन वारंटी दे दो तो सेल और ज्यादा होगा। ठीक है। तो कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया वो हो गया वारंटी। जैसे बैंक अगर आपको लोन देना चाहता है तो लोन देना बैंक का एक नॉर्मल कंडीशंस पे होगा, लेकिन लोन अगर अगेंस्ट प्रॉपर्टी होगा तो कोलैटरल क्या हो गया, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के तहत आपको लोन मिलेगा, कुछ उसी तरह का बात है। ठीक है। तो ऐसा ही, ऐसा ब्रीच ऑफ रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब बेसिकली क्या होता है सर, मतलब कैंसिल कर देना। तो कैसे कैंसिल वगैरह होता है, ब्रीच क्लेम फॉर डैमेजेस। ठीक है। क्लेम फॉर डैमेजेस मतलब अगर कोई किसी के साथ कंडीशन तोड़ देता है, वारंटी तोड़ देता है, तोड़ना मतलब हमने बोला कि ये कंडीशन पे सेल करेंगे पर मैंने कंडीशन फॉलो नहीं किया। मैं एज ए बिजनेसमैन मानो कि मैंने कुछ कंडीशन के साथ बोला कि मैं ये कंडीशंस पे आपको ये सर्विस या ये गुड्स प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली गुड्स के बारे में बात करते हैं सर, बिकॉज ये सर्विस पे शोभा नहीं देता। ठीक है। सर्विस के बारे में दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी है। तो गुड्स के रेफरेंस में बात करूंगा कि मानो कि मैं कोई गुड्स बेचने वाला हूँ और जो गुड्स मैं बेच रहा हूँ आपको, वो गुड्स में जिस कंडीशंस पे आपको बेचने वाला था अगर मैं उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है, रिपुडिएट कर दिया, तो उस तब क्या होता है। या फिर अगर मैंने सच में रूल तोड़ दिया, जो कंडीशन मैंने बोला था, जो वारंटी मैंने बोला था, मैंने नहीं दिया, तो फिर क्या कुछ डैमेज क्लेम हो सकता है, ब्रीच क्लेम फॉर डैमेजेस। क्या वारंटी तोड़ने से, कंडीशन तोड़ने से क्या कुछ क्लेम हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, बट कैसा, कैसा क्लेम हो सकता है, मैं आपको कुछ रियल सिचुएशंस दिखाता हूँ सर। जैसे मानो, कहाँ जाने से अच्छा रहेगा, चलो कोई भी एक पॉपुलर साइट पे जाने से थोड़ा सुविधा होगा। जैसे मानो फ्लिपकार्ट। ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में अगर कोई एक महंगा चीज खरीदते हैं, अरे फ्लिपकार्ट आजकल बाइक भी बेच रहा है। मैं तो कभी नहीं देखा फ्लिपकार्ट बाइक बेचता है बोल के, आज देखा। पेट्रोल व्हीकल, कौन सा बाइक लेना है सर? हीरो, हीरो ग्लैमर। सर आप लोगों को पता है फ्लिपकार्ट बाइक बेचता है बोल के? मैंने कभी नहीं देखा, आज अचानक मेरे आंखों में आया। कौन सा कार चूज करे, जल्दी बोलो। सर कोई भी उठा लो, लेना थोड़ी है, आपको तो बस एग्जाम्पल देना है। मानो ये पीला कलर का स्कूटी मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। ठीक है। सर आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? हाँ सर। ओके। अब देखो ये हीरो प्लेजर 76,638 इसका प्राइस बता रहा है, और साथ में इसमें कुछ बैंक ऑफर वगैरह है, कुछ वारंटी वगैरह के बारे में कहीं कुछ दिख रहा है क्या? देखो मिल गया सर। हीरो मोटर warrants all its motorcycle for a period of 5 years or 70,000 kilometer and scooter for a period of 5 years or 50,000 kilometer whichever is earlier from the date of purchase। आपको वारंट दे रहा है सर, आपको वारंटी दे रहा है पार्ट्स पे 5 साल या 70,000 किलोमीटर, स्कूटर पे 5 साल या 50,000 किलोमीटर, जो पहले होगा उतना वारंटी आपको दे रहा है सर। समझ रहे हो सर? कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। अच्छा, अब आपको मैं आगे आगे वारंटी तो दिखा दिया, लेकिन सर कंडीशन क्या क्या हो सकता है, अब चलो वो भी मैं आगे आगे आपको बताता हूँ कि क्या कंडीशंस पे सेल कर रहा है, उसके बारे में कैसे पता चलेगा। ऐसे कंडीशंस आपको यहाँ से भी देख सकते हो आप, जैसे डिस्प्ले मतलब क्या क्या है बाइक के साथ, ये कितना लीटर का आपको स्टोरेज दे रहा है, टायर टाइप क्या है, ब्रेक फ्रंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या है। ठीक है। किस कंडीशंस पे आपको चीज मिल रहा है, ठीक है, शर्त क्या है, बैंक ऑफर क्या है, ठीक है, कंडीशंस का। अब आगे देखते हैं सर कि इस तरह से हम लोग पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं लॉ का बात, है ना, पहले थोड़ा लीगलिटीज देख लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके प्रैक्टिकली फिर ढूंढ लेंगे, हाँ, कि कहाँ किस तरह से अप्लाई करना है चीजों। अब स्टिपुलेशन एज टू टाइम, सेक्शन 11 सर, सेक्शन 11 सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्टिपुलेशन एज टू टाइम के बारे में बात कर रहा है। कहता है कि अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, कहता है, एक सेकेंड,
क्या कहता है देखो सर, कहते हैं अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन मतलब जो कंडीशंस आपको लगाया गया है as to time of payment are not deemed to be the essence of a contract of sale, whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract। मतलब ठीक है, अब इसमें इसको एनालिसिस करेंगे तो आपको बताते हैं सर कि मतलब कौन सा स्टिपुलेशन टू टाइम, ठीक है, एज रिगार्ड टू टाइम फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइस, कि किस समय के अंदर आपको पेमेंट करना चाहिए। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि आपको कुछ कंडीशंस पे सेल किया जाता है, एज रिगार्ड टू टाइम फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड दिस, किसका प्रॉब्लम हो रहा है ना सर, as regards stipulation as regard this is not deemed to be the essence of a contract of sale, but delivery of goods must be made without delay। ध्यान से सुनना, मतलब डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम पे होना चाहिए, गुड्स डिलीवरी में देरी नहीं करना चाहिए। whether or not such stipulation is of the essence of the contract depends on the terms agreed upon। मतलब जिस पर्टिकुलर स्टिपुलेशन लगा के सेल हो रहा है, जैसे कि टाइम पे करना, अभी टाइम पे करना है, ये तो बाद में होगा। जैसे कि क्रेडिट सेल पे ये बात लागू होता है ना, ये बात क्रेडिट सेल पे लागू होता है। या तो कैश ऑन डिलीवरी भी, अगर मैं 2 मिनट के लिए सोचूं तो कंपनीज के लिए कैश ऑन डिलीवरी भी हल्का क्रेडिट है। मतलब आप पेमेंट घर पे करोगे लेकिन फिर भी कंपनी आपके डोर के सामने तो प्रोडक्ट्स लेके सामने ला रहे हैं ना सर, कि आपके डोर के सामने एकदम प्रोडक्ट लेके खड़ा कर रहा है और फिर आप अगर बोलते हो कि नहीं मुझे पेमेंट नहीं करना है, तो ये भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बात ऐसा है कि भले ही पेमेंट का जो कंडीशंस है कि 1 महीना बाद पेमेंट करोगे, कि 2 महीना बाद पेमेंट करोगे, कि 3 महीने बाद पेमेंट करोगे, कि पेमेंट ऑन डिलीवरी करोगे, वट एवर, या 1 साल बाद, वट एवर, as regard to time for payment of price unless a different intention appears from the terms of the contract। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा किसी भी तरह का इंटेंशन के बारे में नहीं कहा गया है, स्टिपुलेशन एज रिगार्ड दिस इज नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, उसको ऐसा नहीं मान लेंगे कि नहीं ऐसा मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बट डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी मेड विदाउट डिले। डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको टाइम पे करना चाहिए, वेदर और नॉट सच स्टिपुलेशन इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द टर्म्स एग्रीड देयर। सो प्राइस फॉर गुड्स मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना बायर के साथ सेलर का, तब प्राइस तो फिक्स करना है और मे बी एग्रीड टू बी फिक्स लेटर इन ए स्पेसिफिक मैनर। या तो आप पहले कर लो या तो बाद में कर लो। स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ डिलीवरी आर यूजुअली द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब डिलीवरी तो एक कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक चीज है, एसेंस है उसका। बिना डिलीवरी का प्रोडक्ट का क्या चलेगा। मतलब सिंपल बात है, कि स्कूटी कंपनी स्कूटी सेल कर रहा है फ्लिपकार्ट के थ्रू से, फ्लिपकार्ट यहाँ पर एक मीडिएटर बना हुआ है। अब आप फ्लिपकार्ट के थ्रू से ऑर्डर करोगे तो फ्लिपकार्ट आपके घर में स्कूटी डिलीवर करेगा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल एसेंस है। हाँ ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट आपको कुछ कंडीशन जरूर बोल सकता है, ठीक है, कि जैसे मानो फ्लिपकार्ट यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल बोल के रखा है, ठीक है। अब क्रेडिट के बारे में भी बोला है, जैसे यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन जरूर दिया होगा। होता है सर, होता है, ईएमआई का भी ऑप्शन होता है। कुछ बोला है देखो तो यहाँ पर ईएमआई के बारे में, बैंक ऑफर तो है, मतलब डिस्काउंट वगैरह है किसी किसी बैंक में, लेकिन नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई, ईएमआई का ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, होना तो चाहिए। आप लोगों को दिखाई दिया क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, अगर बाद में मुझे दिखेगा, ऐसे तो दिख जाता है नो कॉस्ट ईएमआई। तो ईएमआई का भी ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल रखता है कंपनी। तो वट एवर बी दी कंडीशंस ऑफ सेल, अब भले ही बाद में चेंज हो जाए ना हो जाए, डिलीवरी पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। तो सिंपली क्या कहना चाहता है, स्टिपुलेशन एज टू टाइम के बारे में कहते हैं अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कि पेमेंट कब होगा ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट नहीं है। समझ रहे हैं सर? हो सकता है कि पेमेंट में डिले हो जाए, हो सकता है कि पेमेंट के कंडीशंस पे प्रॉब्लम आ जाए, बट ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन एसेंस नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में बायर अपना प्रोडक्ट सेलर को सेल करेगा। अब आप लोगों के मन में थोड़ा सा चल रहा है सर ये कोई बात हुआ कि सेलर जो है वो बिना पेमेंट का प्रोडक्ट सेल क्यों करेगा। सर ये सब तो सेल का कंडीशंस है ना। तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब उसको हम लोग उसका एसेंस ऐसे ही एज्यूम नहीं कर रहे।
whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ऐसा बात नहीं कहा गया तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भले ही पेमेंट और प्राइस को लेके अलग अलग मतलब मतभेद चल रहा है कि सेलर वो बायर बोल रहे हैं कि हम देरी पे देंगे, सेलर बोल रहे हैं कि नहीं हमको टाइम पे चाहिए, लेकिन डिलीवरी ऑफ गुड्स टाइम पे होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पहले से ही प्रीफिक्स कर लो ना कि कब क्या करना है, पहले से प्रीफिक्स कर लो बायर और सेलर के बीच में। तो यही सिंपल सा बात कर रहे हैं कि पेमेंट जो है सर वो एसेंस तो है नहीं। ठीक है, अब आगे आगे मैं आपको चल के लेके चलता हूँ सर कंडीशंस एंड वारंटीज की तरफ। धीरे धीरे आप आगे देखो कि कंडीशंस एंड वारंटीज आपको क्या सिखाता है। अब at the time of selling the goods, a seller usually makes certain statements or representation with a view to induce the intending buyer to purchase the goods, है ना। सेलर क्या करता है, कुछ स्टेटमेंट देता है, कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, टू व्यू टू इंड्यूस द इंटेंडिंग बायर टू परचेज द गुड्स। कुछ ऐसा करता है जिससे कि बायर गुड्स खरीदते हैं। एंड सच रिप्रेजेंटेशंस आर जनरली अबाउट द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द गुड्स एंड अबाउट देयर फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। बात को समझे भाई, कोई पर्टिकुलर बायर किसी दुकान पे पहुंचा, जैसे हम लोग अभी फ्लिपकार्ट के दुकान में पहुंचे हुए थे। अब फ्लिपकार्ट अभी हम ये बता रहे हैं कि ये हीरो मोटरसाइकिल है जो मैं आपको बेच रहा हूँ। ठीक है, ये हीरो मोटर का एक स्कूटी है जो मैं आपको बेच रहा हूँ और मैं इसकी क्वालिटी के बारे में आपको बोल रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर तो कोई सेल्समैन नहीं है। अब जो पढ़ा लिखा बंदा है ना, जो लिखा पढ़ा लिखा बंदा मतलब क्या। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा। बोलो। कुछ कहना है क्या। अच्छा ठीक है, देखो सर जो मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पर फ्लिपकार्ट आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन लिख के रखा है ना, मतलब बेसिकली वो बोल रहा है कि भाई ये हीरो मोटर का है, इसमें इतना साल का वारंटी है, 5 इयर्स का वारंटी है, या 70,000 किलोमीटर तक ये गाड़ी भागेगा, इसकी क्वालिटी के बारे में आपके सामने बोल रहा है, साथ साथ में आपको वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा है ना। बात ऐसा है कि ये जो बेसिक details, ठीक है, at the time of selling of goods a seller usually makes certain statements or representation with a view to induce the intending buyer, मतलब जो बायर होने वाला है, such representations are generally about the nature and quality of the goods and about their fitness for buyer's purpose। अब बायर ने जैसा सोचा उसके हिसाब से ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब ये इंफॉर्मेशन तो सेलर बायर को देने वाला ही है, और क्योंकि सेलर को भी गुड सेल करना है तो एक बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट तो उसको बताना ही पड़ेगा। लेकिन सर इसके साथ कंडीशंस एंड वारंटी का क्या कनेक्शन है ये समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट कर जाओ सब समझ में आ जाएगा। So when these statements or representation do not form part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effect on the contract. Point to be noted, sir। अब ये जो स्टेटमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ जो एक सेलर एक बायर को देता है, ठीक है, इंटेंडिंग बायर, नॉट एग्जैक्ट बायर, इंटेंडिंग बायर, तो कहता है when these statements or representations do not form part of the contract of sale, they are not relevant and have no legal effect on the contract। और उसका कोई लीगल इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डायरेक्टली नहीं पड़ता अगर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है तो। बट व्हेन दिस फॉर्म ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो जाता है, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का पार्ट हो जाता है एंड द बायर रिलाइज अपॉन देम, और अगर बायर सेलर के कहने पे सेलर ने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, अगर उस बात पे भरोसा करता है तो ये एकदम जरूरी बात हो जाता है सर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बट व्हेन दिस फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल and the buyer relies upon them and they are relevant and have legal effects on the contract of sale। अगर बायर आप सेलर की बातों पे भरोसा करता है, अगर बायर सेलर की बातों पे भरोसा करता है देन उसका लीगल इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पड़ता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है तो नॉर्मल स्टेटमेंट है, उसका लीगल इफेक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बोलो सर, क्या इतना बात समझ में आया आपको, फिर आगे चर्चा करूंगा। आ रहा है ना बात समझ में। हेलो सर, चुप ना रहो, कभी कभी थोड़ा बोल भी दिया करो। सुन तो पा रहे हो ना सर, आप लोग मेरा बात यस सुन सर। पा रहे हो ना सर। ठीक है सर, आगे और भी बात को बढ़ाते हैं, देखते रहे सर।
A representation which forms a part of the contract of sale and affects the contract is called stipulations. अब यही जो representations है ना, जो contract का part बन जाता है ना, इसी को stipulation कहते हैं. However, every stipulation is not equal importance. But हर एक stipulation importance नहीं होता. मतलब हर एक मतलब importance जरूर होता है उसका, but हर एक का equal importance नहीं होता. मतलब जो भी बात सेलर बायर को बोलेगा, हर बात ही स्टिपुलेशन हो सकता है कि ऐसा तो आपने बोला था सेल करने के टाइम पे, आपने तो ऐसा बोला था सेल करने के टाइम पे, है ना. लेकिन हर एक बात का इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है. जैसे सेल करने के टाइम पे हीरो फ्लिपकार्ट के जरिए हमें बता रहे हैं कि ये हीरो मोटर का मोटरसाइकिल है और जो 5 साल या 70,000 किलोमीटर स्कूटर चलेगा, ठीक है, कम से कम तो इतना चलेगा, ठीक है, और इस पे आपको बाद में वारंटी भी दे रहा है कि अगर इसके बीच में कुछ होगा तो उसके लिए हम लोग फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, समथिंग लाइक दैट. लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस लगा रहता है कि क्या क्या करने से, मतलब किस चीज को, कहाँ एक्सीडेंट ना करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में बताते हैं. So सिंपल बात है, representation which forms a part of the contract of sale and affect the contract is called a stipulation. Now, every stipulation is not equal importance. Some of these may be very vital, while others may be of somewhat lesser significance. The more significant stipulations contained in contract of sale of goods have been called the conditions. I hope कि आपको बात समझ में आ रहा है कि मैं क्यों तब से स्टिपुलेशन चल रहा है, क्योंकि स्टिपुलेशन ही कंडीशंस बनता है. The more significant stipulations contained in a contract of sale of goods have been called a conditions. अब जितना अलग अलग सिग्निफिकेंट मतलब जिसका महत्व होता है, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना गुरुत्वपूर्ण, बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं सर, गुरुत्वपूर्ण, है ना. तो मतलब जिसका वैल्यूएशन है, मतलब जिस कंडीशंस का बायर के आंखों में भी वैल्यूएशन है, सेलर के आंखों में भी वैल्यूएशन है. अब हर छोटी छोटी बात में थोड़ी ना कंडीशन बन जाएगा सर. हाँ, हर छोटी छोटी बात में कॉन्ट्रैक्ट है फिर 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. हाँ, मतलब ये आजकल का लव अफेयर्स थोड़ी है कि हर 2-2 मिनट में टूट जाता है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए सर. आजकल कंडीशंस भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में गजब होता है सर. हाँ, ऐसा ऐसा कंडीशंस, देखो ना 14 फेब आ रहा है ना, इसी अगले मंथ में बहुत सारा पता चलता है, मुझे खबर आता है, ऐसा देख सुनता रहता हूँ कि इस कारण से ब्रिज कर, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रिज करना नहीं बोलते मैं भी पागल हो गया, क्या बोलते थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रिज करने को ब्रेकअप बोलते हैं. हाँ, ब्रेकअप बोलता है. तो व्हाट एवर, मतलब कंडीशन ही गजब होता है ना तो छोटा मोटा रीजन नहीं सर, बड़ा रीजन होना चाहिए. ब्रेकअप का भी रीजन बड़ा हो तो मजा आए. आजकल तो कोई मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आता क्या चल रहा है, व्हाट एवर. बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, अब उसमें भी सिग्निफिकेंट का मतलब भी लोगों के मन में अलग अलग चलता होगा, लेकिन ये एज पर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि भाई इसे हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे. ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि गाड़ी कम से कम 5 साल चलना चाहिए, ये तो एक नॉर्मल स्टिपुलेशन हुआ ना, 5 साल तो चलना चाहिए, है ना. तो सिग्निफिकेंट स्टिपुलेशंस कंटेन्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स हैव बीन कॉल्ड अ कंडीशन, while less significant stipulation have been given the name of warranty. मतलब दोनों केस में चाहे वो कंडीशन हो या वारंटी, दोनों ही स्टिपुलेशन है. बट जो ज्यादा महत्व रखता है, जो ज्यादा गुरुत्व रखता है, गुरुत्व बोलते हैं बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं गुरुत्व, ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा महत्व रखते हैं, गुरुत्व रखते हैं, तो उसको बोलेंगे कंडीशन. हाँ सर. और कम गुरुत्व या कम महत्व या फिर इंपॉर्टेंस, अगर इंपॉर्टेंस कम है कंपेरेटिवली, लेस सिग्निफिकेंट, मतलब इतना भी कम नहीं लेकिन जरूरी है, बट उतना भी नहीं. जैसे मोबाइल खरीदने के टाइम पे जो पर्टिकुलर कंडीशंस या स्कूटर पे जो भी फीचर्स हमें चाहिए, वो उसका मेन कंडीशन है. मतलब मेरा मोबाइल टूट जाए तो क्या होगा, वो उसके बाद है ना. तो कंपेरेटिवली लेस सिग्निफिकेंट है, पहले फीचर्स दे दो, पहले कितना दिन टिकेगा वो बता दो, रैम का क्या, कितना दिन रैम सर्विस दे पाएगा, कितना दिन स्कूटर के अंदर, जो भी रैम, स्कूटर में तो रैम नहीं होता, मैं मोबाइल और स्कूटर सब मिक्स कर दिया. बट आई होप आप समझ रहे हो कि एक स्कूटर का इंजन का बात हो सकता है, स्कूटर का लाइट का बात हो सकता है, स्कूटर के अंदर जो भी चीजें हैं, है ना, पूरा का पूरा डिटेल स्कूटर के बारे में आपके सामने रह सकता है कि स्कूटर में ये देखो सर,
सब लिखा रहता है क्या क्या है नहीं है, ठीक है। तो वटेवर, आई होप आप समझ पा रहे हो सर। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला जो रहेगा वो कंडीशन बन जाएगा, जो थोड़ा सा लेस सिग्निफिकेंट रहेगा वो वारंटी बन जाएगा, और दोनों मिलके बन जाएगा कंडीशंस एंड वारंटी। अब यही पूरा खेल को बिगाड़ देगा। सर बिगाड़ेगा क्यों? सर मतलब वही बिजनेसमैन का थोड़ा प्रेशर क्रिएट कर देगा कि अगर वो कंडीशन और वारंटी फॉलो नहीं कर पाया प्रॉपर वे में, तो चिंता का विषय है ना, क्योंकि कोई ब्रीच ऑफ कंडीशंस डाल सकता है बायर, या कोई ब्रीच ऑफ वारंटी आपके ऊपर ठोक सकता है, आपको चिंता हो जाएगी। सो कंडीशन एंड वारंटी सेक्शन 12 में बोला गया है, ठीक है, सेक्शन 12 ऑफ सीजीएस, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be conditions and warranty. Subsection 1, मतलब section 12 subsection 1, a stipulation in a contract of sale, बेसिकली ये contract of sale का एक stipulation है। stipulation मतलब वही, इतना देर से तो stipulation पे ही बात कर रहे हैं। अब ध्यान से सुन रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान भटका तो फिर मुश्किल सर। ऐसे देखो सारा दिन बहुत इधर उधर दिमाग लगाते हैं, कभी क्लास कर रहे हैं, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप भी पढ़ाई सुन रहे हैं, अब थोड़ा सा ना ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा सर। A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be conditions of warranty. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. मतलब ऐसे एक गाना है ना सर, इश्क के बिना क्या जीना यार। अब मैंने ये इश्क का मतलब ये इश्क नहीं बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इसके बिना, ठीक है। मतलब स्टिपुलेशन कंडीशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट क्या, इसके बिना क्या सर मैंने कॉन्ट्रैक्ट क्या। फीचर्स। हाँ मतलब ये जो कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है, ठीक है, मैं आगे दिखाता हूँ और भी चीजें। A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract is repudiated. अगर वो टूट जाए तो आप ये समझना कि कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया। As an example, P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 km per liter. Very good, आप समझ गए फीचर्स। आज के डेट में अगर मानो कि आप अगर आप एक कॉमर्शियल व्हीकल खरीदना चाहते हैं, ध्यान रखना बात, कॉमर्शियल व्हीकल आप उबेर में एज कैब यूज करना चाहते हो, उबेर में या फिर इन ड्राइवर में, अब क्या देखोगे प्लीज टेल मी। गाड़ी का सेफ्टी फीचर्स देखोगे कि माइलेज फीचर देखोगे? सर माइलेज। सर सॉफ्ट ही देखो। सर हार गया इस बात पे, क्यों सब देखना है? हाँ, कमर्शियल व्हीकल खरीदने के टाइम पे आप सेफ्टी फीचर्स देखोगे। सेफ्टी फीचर इन द सेंस, मतलब अगर गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो क्या बैलून प्रॉपर टाइम पे निकलेगा, हाँ क्या बैलून दिया हुआ है, क्या कुछ तरह का क्या बोलते हैं उसको, सायरन बजता है, समथिंग लाइक दैट। तो सेफ्टी फीचर्स ना कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने के टाइम पे कभी भी कोई आम आदमी नहीं देखता है। बात को सुनना सर, इसमें मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल सेंस डालो अपने आप को। कभी कभी बात करते हो आप उबेर वाले से, जो लोग कैब चलाता है, कभी बात करना, पता चलेगा कि एक कैब जो खरीदता है आज के डेट में ज्यादातर केस में ना, वो जो पहले ऐसा होता था कि एक एक ओनर के पास चार चार गाड़ी है, पांच पांच गाड़ी है, उसको अलग अलग लोग चलाता है, ऐसा संख्या कम हो जाएगा। आजकल यूथ जो होते हैं जो थोड़ा सा ड्राइवरी सीख लेते हैं ना, उसी को किसी भी तरह से लोन लेके गाड़ी चलाते हैं। मतलब ओनरशिप कॉन्सेप्ट में गाड़ी रखना, फिर उस गाड़ी को लोगों के ड्राइवर रख के खटाना, ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कम हो जा रहा है, क्योंकि इसमें मालिक का ना कुछ ज्यादा बचता नहीं है, ठीक है। एक जमाना था, पहले पहले सुनोगे, जब पहले पहले उबेर आया था, जब पहले पहले टैक्सी था बहुत सारा, मैंने मेरा भी बहुत सारे कनेक्शन में ऐसे लोग थे जिनका एक एक घर में 30 टैक्सी रखा हुआ है, क्योंकि तब सब कोई ना खरीद नहीं सकता था, जिनके पास बहुत पैसा है सिर्फ वही खरीदता था, फिर ड्राइवर रख के गाड़ी चलाता। आजकल नहीं है सर, आजकल इजी लोन सिस्टम अवेलेबल हो गया है, और गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि यूथ को अपना कुछ हो जाए। तो अगर और पैसा भी तभी बिक रहा है, कंपटीशन इतना है, गाड़ी इतना हो गया है कि खुद का गाड़ी खुद चलाओ, लोन शोध करो और घर पे पैसा लेके आओ। एक गाड़ी चला के अगर मंथ में 30 से 35 हजार अगर आता है ना, उसमें से 12 हजार 13 हजार तो आपका लोन शोध में चला जाए, फिर जाके बाकी पैसा घर लेके आओगे, ठीक है। अब ज्यादा सेफ्टी फीचर तो आप नहीं ढूंढ पाओगे सर। मतलब कॉमर्शियल व्हीकल में मैंने शर्त रखा था ओला उबेर के लिए, फैमिली के लिए नहीं,
স্যার অ্যাজ আ বিজনেস পারপাস আমি যদি কিনি তাহলে তো নিজের সেফটিটাও দেখবো, কারণ না যদি আমার কিছু হয় তাহলে তো বিজনেসটাই কন্টিনিউ করতে পারবো না। नहीं सर, वो नहीं देखोगे। मैं आपको आम आदमी की तरह ऐसे भी देखो, मतलब ये नॉर्मल बात है, ठीक है। तो फिर आप क्या, मतलब अगर आपको सेफ्टी फीचर चाहिए ना, तो आपको टोयोटा इनोवा चाहिए। आप कभी देखे हो कि कोई टोयोटा इनोवा चला रहा है ओला उबेर में? एक्सेप्ट लॉन्ग ट्रिप वाला जो कार होता है वो थोड़ा अलग होता है। मैं एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में बात को कहा। या फिर आपको फॉर्च्यूनर खरीदना चाहिए, या फिर आपको BMW खरीदना चाहिए और सेफ्टी में। आप बात को समझे, मैं आपको ये नहीं बोलना चाहता कि आप सेफ्टी नहीं देखोगे, बिल्कुल सेफ्टी देखोगे, बट कोई भी कार एक बेसिक सेफ्टी सबको देगा, ठीक है, बेसिक लेवल सेफ्टी सबको देगा। लेकिन आपका मेन पर्पस है अर्निंग, ठीक है, आपका मेन पर्पस है यहाँ पर अर्निंग, ठीक है। कॉमर्शियल व्हीकल चला के देखो, एक कॉमन सेंस भी लगाओ, रास्ते में निकलने से एक्सीडेंट नहीं हो जाता। मतलब हम लोग रास्ते में रोज खबर आते हैं, जैसे आज ही मुझे सुबह एक खबर मिला, खड़गपुर में हाईवे में, आई थिंक न्यूज में भी दिखा रहा था, आप लोग भी देखे होंगे, हाईवे में एक ट्रक ड्राइवर ने एक डॉक्टर को, मेडिकल गाड़ी दिखा जा रहा था फैमिली लेके, झाड़ग्राम का फैमिली है, बेलपहाड़ी में डॉक्टर है, और बेलदा रोड में ठोक दिया। और सिर्फ नॉर्मली नहीं मारा सर, मतलब भयंकर। पहले वो ड्राइवर जो डॉक्टर साहब थे, वो पहले गाड़ी से उतरा, गाड़ी से उतर के बोला कि तुम क्यों धक्का लगा रहे हो। फिर जब ये बात कर रहा था तब वो गाड़ी चला दिया। मतलब इतना दर्दनाक, मतलब वो ड्राइवर शायद बहुत ज्यादा नशे में था। मतलब कंपेरेटिवली ये मर्डर हो चुका है, एक्सीडेंट से ज्यादा मर्डर हो चुका है। अब जो भी हो, मैं आपको भी उस पॉइंट में नहीं लेके जाना चाहता। तो ऐसा डरावना कहानी हमें डेली सुनने को मिलता है, लेकिन तो भी क्या लोग गाड़ी चलाना बंद कर रहे हैं, या लोग बाहर निकलना छोड़ देगा। बेसिक सेफ्टी नॉर्मली है सर, मैं वो नहीं बात कर रहा हूँ। एक सिंपल बात कि अगर आप एक कैब खरीदना चाहोगे, ठीक है, तो आप बेसिक सेफ्टी आपको मिल जाएगा, और साथ में आप देखोगे भाई कौन सा गाड़ी माइलेज ज्यादा दे रहा है, ठीक है, क्योंकि आप 2 पैसा घर लेके आओगे तो आपका फैमिली चल पाएगा। শুভজিৎ, ব্যাপারটা বুঝতে পারলি? ইন সিম্পল, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। মানে ব্যাপারটাকে এত কমপ্লেক্স করিস, ঠিক আছে। আমি নিশ্চয়ই সেফটি দেখবো, বাট সেফটি ইজ নট দি প্রাইমারি ক্রাইটেরিया हियर। प्राइमरी क्राइटेरिया हियर इज माइलेज, बिकॉज अगर मैं थोड़ा ज्यादा माइलेज वाला कार मुझे मिले, ठीक है, और थोड़ा सा कैपेसिटी ठीक ठाक मिले, तो मैं 2-4 पैसा घर लेके आ पाऊँ। अब देखना, मैंने जितना कोलकाता में देखा, कोलकाता में सबसे ज्यादा कैब चलता है डिजायर का, मतलब स्विफ्ट डिजायर का, मारुति सुजुकी डिजायर, स्विफ्ट डिजायर नहीं, आई थिंक ओनली डिजायर, ठीक है। और और थोड़ा सा छोटा में दिखता है ऑल्टो, ठीक है। तो मैंने बहुत लोगों को पूछा कि दादा कौन सा अच्छा है, ज्यादातर लोगों ने मुझे जवाब दिया डिजायर अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉन्ग ट्रिप भी हो जाता है। ऑल्टो में लॉन्ग ट्रिप नहीं हो पाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्रिप में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा फैमिली साइज बड़ा हो तो डिजायर में हो जाएगा, ऑल्टो थोड़ा मुश्किल करता है। और ऑल्टो का तेल सर्विस से डिजायर का तेल सर्विस अच्छा है, डीजल वाला बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने खबर दिया इसी हिसाब से बोल रहा हूँ, मतलब मार्केट सर्वे करके बता, इसीलिए डिजायर ज्यादा है, इसीलिए डिजायर ज्यादा है। अब देखो आगे आगे और भी न्यू न्यू कार मॉडल आ रहा है, जैसे दिल्ली में अगर आप कभी टैक्सी के लिए देखोगे, ठीक है, आजकल दिल्ली में टैक्सी चलता है सर, वो मारुति इको चलता है। कभी दिल्ली न्यू दिल्ली स्टेशन से बाहर निकलोगे ना, आपको पता लगेगा, वहां पर मारुति इको चलता है, ठीक है, बहुत फेमस है मारुति इको। थोड़ा सा रिमॉडलिंग कर दिया उसको अपने हिसाब से, और वो मारुति इको चला रहा है, ठीक है। अब अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है, मेन कॉन्सेप्ट जो है ना बिजनेस के टाइम पे माइलेज, और यही देखना चाहिए, ऑब्वियसली यही देखना चाहिए। और बेसिक कार का फीचर्स सभी को ही मिलता है। So P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 km per liter. Q pointing at a particular vehicle says the car will shoot you. Q उसको बोला कि ये कार आपके लिए बढ़िया होगा। मैं इतना सारा बात क्यों कर रहा था बोले तो, क्योंकि हर एक परचेज का ना अलग अलग कंडीशंस होते हैं। अगर आप दुकानदार को जाके बोलोगे कि दादा मेरे को ना फैमिली के लिए एक कार चाहिए, तो वो आपको ऑब्वियसली बोलेगा कि दादा आप थोड़ा सेफ्टी वाला देखिए, है ना। आप माइलेज, ओनली माइलेज ना देखिए, माइलेज के साथ साथ थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखिए, तब दाम अलग हो जाएगा। लेकिन आप जाके बोलोगे पर्पस क्या है, तो फिर आपको वो अलग बोलेगा, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे गप्पे लगा रहा था, और कोई पर्पस नहीं था सर। So P wants to purchase a car from Q which can have a mileage of 20 km per liter. Q pointing at a particular vehicle says this car will suit you, and later P buys the car but finds out later
on that car only has a top mileage 15 किलोमीटर पर लीटर। मतलब गाड़ी अगर हाईवे में चलता है सबसे ज्यादा माइलेज हाईवे में मिलता है। मतलब जैसे अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन में छोटा मोटा चलते हो तो उसमें माइलेज कम होता है। मतलब मानो अगर मैं सिंपल बोलूं कि अगर आप सिर्फ कोलकाता के अंदर गाड़ी को चलाते हो ना, आपको माइलेज कम आएगा। बट अगर आप वही कार लॉन्ग रूट में लेके जाते हो, आप देखना आपको 2-3 किलोमीटर ज्यादा फायदा दे रहा है। कोई मुझे रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों? किसी को आइडिया है? आई थिंक होगा, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। शॉर्ट रूट में कोलकाता के अंदर माइलेज कम क्यों देता है गाड़ी चलने से? वही चीज, मतलब मानो कि आप सारा दिन में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर रन किए, इसमें आपका जो तेल का खर्चा होगा कोलकाता के अंदर, वही चीज अगर आप कोलकाता से बाहर कोई आउट स्टेशन जाओगे, आप मतलब 200 किलोमीटर कोलकाता के अंदर अगर आपका मान के चलते हैं 15 लीटर तेल खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है, लेकिन कोलकाता के बाहर जाओगे तो शायद 12 लीटर में चल जाओगे सर उतना डिस्टेंस। ऐसा क्यों होता है? স্যার স্যার বেশি ব্রেক traffic। মারলে তেল বেশি খায় আর কি, মানে যেহেতু জ্যাম হয় এখানে কলকাতার মধ্যে। हाँ सर, रीजन वही है। मतलब बेसिकली यहाँ पर जैम भी होता है, तुमको गाड़ी धीरे चलाना पड़ता है। दूसरा, बार बार गाड़ी बंद और चालू होता है। सबसे ज्यादा तेल कंज्यूम कब होता है? जब जब इंजन स्टार्ट होता কাট है। করলে थैंक यू सर। ठीक है, जब जब इंजन स्टार्ट होता है उसी में सबसे ज्यादा तेल कंजम्पशन होता है। और लॉन्ग रूट में क्या है, आपका गाड़ी एक बार निकल गया और स्मूथली चल रहा है ना, तो बार बार बंद और कम ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक सडन टाइम के बाद ही बंद होता है। यहाँ पर क्या होता है, 2-2 मिनट में बंद, 2-2 मिनट में चालू, 2-2 मिनट में बंद, 2-2 मिनट में चालू। ठीक है, तो इसीलिए सिटी के अंदर ऑलवेज आपका ऑयल कंजम्पशन, पेट्रोल डीजल कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है। थैंक यू सर, आप लोग ज्यादा जानते हो, मुझे पता है। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा अपना नॉलेज देख लिया कि मैं सही बोला कि नहीं। मजाक कर रहा हूँ सर, चलो ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये सूट नहीं किया इसको, 20 किलोमीटर पर लीटर की जगह 15 किलोमीटर पर लीटर हो गया, तो कंडीशन ब्रीच हुआ कि नहीं सर, बोलो। यस सर। है ना, क्योंकि कहाँ है 20 किलोमीटर, कहाँ है 5 किलोमीटर। मतलब अगर मैं अमाउंट में इसका डिफरेंस करूं तो पर लीटर में मतलब अगर करेंटली 106 समथिंग चल रहा है, 110 भी अगर मैं मानूं, सिंपल 100% एवरेज में मान लेते हैं, तो भी 500 का डिफरेंस हो जाएगा किलोमीटर। 500 का डिफरेंस हो जाएगा 100 लीटर के हिसाब से। सो चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय। So this amounts to breach the condition because the seller made the stipulation, वो पहले ही बोला था, which forms the essence of the contract। और वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पार्ट था कि हमें माइलेज वाला कार दिखाओ, हमें फीचर नहीं चाहिए। फीचर ज्यादा करके मुझे मुझे ये नहीं चाहिए, क्या बोलते हैं उस कार को, जैसे मैंने बोलेरो, हाँ नाम तो सुने होंगे, बहुत ज्यादा दिखता है महिंद्रा का। हाँ, हाथी है कोई छोटा, मतलब छोटा मोटा हाथी है, महिंद्रा बोलेरो 12 किलोमीटर माइलेज देगा, बट बड़ा गाड़ी है, फीचर्स भी अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं वही बात आपको कर रहा हूँ कि हमें बोलेरो नहीं चाहिए, हमें 12 किलोमीटर का नहीं चाहिए सर, हमें बोलेरो नहीं चाहिए। बोलेरो क्या, स्कॉर्पियो नहीं, बोलेरो नहीं, स्कॉर्पियो। मैं स्कॉर्पियो का बात कर रहा था, सॉरी। कितना माइलेज देता है, बोल तो रहा है 16 किलोमीटर, बट मैं रियल में जिन लोगों से बात करता हूँ ज्यादातर मुझे बोलता है 12-13 ऐसा ही देता है। तो वट एवर, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट इतना है कि कंडीशन फुलफिल कराओ, जो कंडीशन लेके वो बंदा आया था वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। नहीं तो यही माना जाएगा, नहीं तो यही माना जाएगा कि ये रिपुडिएट हुआ है, कंडीशन ब्रीच हो गया। The mileage was the stipulation that was the essential to the main purpose of the contract, and hence its breach is a breach of condition। अगर आप ये ब्रीच करते हो तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशंस होता है। तो अगर क्यों ये ब्रीच करता है ना पी के साथ, तो ये माना जाएगा कि वो ब्रीच किया है, कंडीशन ब्रीच किया है। ठीक है सर। सर वारंटी, স্যার বলছি যে মানে ধরুন আমি একটা প্রোডাক্ট পারচেজ করলাম, সেই প্রোডাক্টে একটা কন্ডিশন না, ধরুন 5 থেকে 6 খানা করে কন্ডিশন দিচ্ছে। এবার তার মধ্যে যে কোনো একটা কন্ডিশন আমি প্র্যাকটিক্যালি দেখলাম যে ওটা ফুলফিল করতে পারছে না, তাহলে আমি তো সেটা নিয়েও মানে ক্লেম করতে পারি। नहीं सर, अब यहाँ पर देखना पड़ेगा। अगर वो पांचों कंडीशन, पांच में से 5 कंडीशन ही अगर इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है
देन यू कैन। बट पहला बात क्यों एसेंशियल है कि नहीं, ये बहुत वाइटल है सर। फर्स्ट थिंग इज कितना एसेंशियल है वो कंडीशंस। मतलब जो 5 कंडीशन लग सकता है, क्यों नहीं लग सकता? 5 कंडीशन बिल्कुल लग सकता है। 5 क्यों, तुम 10 कंडीशन लगा दो। अब तुम बोलोगे 10 में से एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो तुम क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन के लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि जो 5 कंडीशन के बारे में तुम बात कर रहे हो वो 5 कंडीशन कितना अहम है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब इसमें ना लॉजिक मत ढूंढो, ये सिंपल लॉजिक काम करता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। जैसे 20 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अहम बात है, इंपॉर्टेंट बात है ना। तो वैसा ही अगर 5 कंडीशंस पे 5 कंडीशन इंपॉर्टेंट है तो फिर वो कंडीशन ब्रीच हुआ है, देन यू कैन क्लेम इट। बट अगर वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर वो बात उतना टिकेगा नहीं सर। अगर आप कोर्ट में भी जाओगे ठीक है तो टिकेगा। कंडीशन तो होगा, छोटा मोटा कंडीशन लगा रहता है, बट हर एक बात में इक्वलिटीज नहीं होता। आप पहले खुद को सवाल कर लो कि कौन सा बात कितना जरूरी है, उसके बाद ही आप कोर्ट में जाओ, नहीं तो कोर्ट में आपका बात टिकेगा नहीं सर। স্যার এসেনশিয়াল অ্যাজ পার বায়ার হতে হবে। एसेंशियल एज पर बायर या एज पर, हाँ ऑब्वियसली पहला बात की देखो, अब बायर का मेन कंडीशन क्या था वो ऑब्वियसली मेन बात है ना। और दूसरा बात कुछ चीजें लॉजिकल भी होता है, कुछ चीजें लॉजिकल भी होता है। अगर आप जिस एसेंशियल के बारे में यहाँ पर पूछ रहे हो, जिसके बारे में हम लोग बात करें, ऑब्वियसली वो बायर के एसेंशियल पे है, क्योंकि बायर ही आके अपना ऑफर करेगा तो उसका एक्सेप्टेंस यहाँ पर सेलर कर रहा है। लेकिन वो एसेंशियलिटी के बारे में कितना इंपॉर्टेंट बात कर रहा है ये देखना पड़ेगा। जैसे ये मुझे याद आ रहा है सर, ये आप लोग जानते होंगे, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला, नाम तो सुने होंगे। हाँ, जूही चावला जी ने सुप्रीम कोर्ट में या मुंबई हाई कोर्ट में एक केस दर्ज किया था, पीआईएल फाइल किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जिस पीआईएल के तहत उन्होंने किस मैटर पे लिटिगेशन किया था कि 5G इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अचानक से जूही चावला जी नेचर लवर हो गए और उनको लग रहा है कि 5G आने पे कि नेचर को बहुत बड़ा संकट हो सकता है। ठीक, तो ऐसे बोल के जूही चावला जी के नाम पे उनके लॉयर कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर दिया। तो केस उठा, क्योंकि जूही चावला जी का केस है तो केस तो उठना चाहिए। तो फिर जज ने सिंपल सबसे पहले पूछा तो आप 4G यूज करते हैं? तो बोला हाँ करते हैं। तो बोलते आप इतना नेचर को प्यार करते हैं तो फिर 4G क्यों यूज करते हैं, उसको क्यों नहीं छोड़ दिया आपने? तो फिर आपको तो 2G भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर 5G पे आपको इतना खतरा लग रहा है तो जज सिंपल सवाल किया कि अगर 5G पे नेचर को खतरा है तो क्या 4G पे खतरा नहीं है? मतलब क्या थोड़ा सा जी 1G बढ़ने से खतरा इतना बढ़ जाएगा कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहिए? अब बंद करे तो पूरा नेटवर्क कंडीशन ही बंद करो कि एक भी पंछी नहीं रहेगा, जो जो भी कॉन्सेप्ट है। मैं तो मानता हूँ कि ऑब्वियसली नेचर को इफेक्ट पड़ता है, मैं भी मानता हूँ पर्सनली, बट इसको इस तरह से प्रयोग करने से नहीं होगा। अब जो भी हो, उल्टा यहाँ पर जूही चावला जी केस हार गया। केस तो छोड़ो, केस बात को आगे लेके ही नहीं गया, उल्टा कोर्ट का समय नष्ट करने के लिए हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से, जहां भी था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, जूही चावला जी पे पेनल्टी लगा ताकि इस तरह से उस कोर्ट का समय बर्बाद ना करे। मतलब अगर आपके पास प्रॉपर लॉजिक ना हो ना, आप किसी भी मैटर को ना कभी भी कोई फोरम तक लेके ना जाए। हर चीज के पीछे का लॉजिक आप पहले ढूंढ लीजिए कि कौन सा बात कितना अहम है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। मतलब मैंने ये बात क्यों कहा, क्योंकि 5 कंडीशंस, 5 में से कोई भी एक कंडीशन टूट गया तो आप क्या फोरम में चले जाएंगे? क्या आप ट्राइब्यूनल पे चले जाएंगे? क्या आप कोर्ट पे चले जाएंगे? सर ऐसा थोड़ी ना होता है। देखना पड़ेगा कि वो कितना अहम है आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए, है ना। अब मानो आपको कंपनी ने जूता दिया, शूज दिया, अब शू का सब कुछ ठीक है, जूता का लेस थोड़ा सा खराब हो गया। अब मानो कंडीशन पे बोला था कि लेस का भी गारंटी है कि वो भी टूटेगा नहीं, बट बाई समहाउ वो टूट गया। अब क्या ये लेस टूट गया तो आप चले जाओगे कोर्ट में केस करने? अब अगर
मैटर वैसा हो तो जरूर जाओगे, लेकिन अगर उतना मैटर वाला बात नहीं है तो क्यों जाओगे? वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब वारंटी क्या हो गया? ये मेन पर्पस इस पर्पस के साथ जुड़ा हुआ बात है। द ब्रीच ऑफ व्हिच गिव्स राइज टू क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट फॉर राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। अगर वारंटी कोई ब्रीच करता है ना, अब डैमेज क्लेम कर सकते हैं, गुड्स रिजेक्ट नहीं कर सकते। मतलब कोई कंपनी ने आपको गुड्स दिया, उसका वारंटी आपको जो कोलैटरल था वो बोला था पहले देने के बारे में, बाद में नहीं दिया। अब वारंटी के अगेंस्ट में ब्रीच ऑफ वारंटी का केस करके डैमेज क्लेम कर सकते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते कि आपने वारंटी नहीं दिया तो मैं गुड्स नहीं लूंगा। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। सेक्शन सबसेक्शन 3, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 समझ में आ रहा है सर? हेलो। यस सर। राम कंसल्ट श्याम, श्याम कौन? मोटर कार डीलर ऑफ ए कार सुइटेबल फॉर टूरिंग पर्पस। राम श्याम को कंसल्ट किया, एक मोटर कार डीलर है, क्या बोला कि एक सुइटेबल कार दो जिसको मैं टूरिंग पर्पस में यूज करूं टू प्रोमोट द सेल ऑफ दिस ऑफिस प्रोडक्ट। टूरिंग पर्पस फॉर व्हाट? जैसे आजकल कांग्रेस का चल रहा है ना, भारत हीरो यात्रा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि राहुल गांधी कितना चल रहा है पैदल, आई डोंट नो, ठीक है लेकिन अगर कार में चलता तो राहुल गांधी शायद बोलता कि मेरे भारत जोड़ो यात्रा के लिए कोई मुझे एक अच्छा सा कार मुझे बताओ कि कौन सा स्वीटेबल होगा। आप मानो कुछ वैसा ही है, ठीक है। राम कंसल्ट मतलब भारत जोड़ो बोल के, मेरे को एक चीज मुझे थोड़ा सा तकलीफ है इस नाम से कि भारत जोड़ो, मतलब कॉन्सेप्ट इज लाइक कि क्या भारत बिखरा हुआ है? मतलब आप पहले ही बोल रहे हो कि भारत जुड़ा हुआ नहीं है। यही बोल के तो चिंता में डाल रहे हैं सब कि भारत जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब मेरे को बस यही प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर से। बाकी आप बोलो कि मैं नेता हूं, मैं नेतागिरी कर रहा हूं, मैं जा रहा हूँ लोगों से मिल रहा हूँ, मिलना भी चाहिए, सबका अपना अपना होता है। बट भारत को जोड़ो बोल के आप ऐसा बात कहना चाहते हो जैसे कि भारत बिखरा हुआ है। फिर भी अपना अपना सबका नीति है, होना चाहिए। राम कंसल्ट श्याम a motor car dealer for a car suitable for touring purpose to promote the sale of his product. श्याम सजेस्ट मारुति, ठीक है, श्याम ने बोला मारुति कार ले लो, ठीक है। राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम, वैसा ही ले लिया। दैट कार टर्न्स आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पस। Here the term that the car should be suitable for touring purpose is a condition of the contract. It is so vital that its non-fulfillment defeats the very purpose for which Ram purchased the car, and Ram is therefore entitled to reject the car and have refund of the price. ठीक है, लेकिन सर आप बोलोगे सर प्रूफ कैसे? प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि टूरिंग पर्पस में सेल प्रोडक्ट सेल करने के टाइम पे कार इतना चलेगा, उसके लिए वो कितना सुटेबल नहीं हो रहा है, ये प्रूफ करना, ठीक है। हर चीज को प्रूफ करना पड़ता है। अगर मतलब राम मतलब बोलने से ही नहीं हो जाएगा, जैसे श्याम यहाँ पर बोल रहा है कि भाई तुम मारुति ले लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए टूरिंग पर्पस में, बट अगर सूट नहीं करता है तो राम को, तो फिर राम को बताना पड़ेगा कि भाई देखो इस तरह से सूट नहीं कर रहा है। अब अगर कोर्ट में, कंज्यूमर फोरम में, कहीं पर भी वो लोग जाके केस को लड़ता है तो वहां पर प्रूफ होना पड़ेगा कि ये कितना स्वीटेबल नहीं हुआ। बट अगर स्वीटेबल नहीं हुआ तो वो रिफंड क्लेम कर सकता है, बिकॉज वो मेन कंडीशन था कि उसे ऐसा कार चाहिए था जो टूरिंग पर्पस के लिए सही था। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एक एग्जांपल याद है। सर आप लोग कभी पहाड़ी एरिया में गए? सर जरूर गए होंगे, कश्मीर या फिर दार्जिलिंग, सिक्किम, ये सब एरिया में। हाँ सर, अगर कभी भी आप उधर विजिट करते हो, जब बहुत हाई पीक में जाते हैं ना, जैसे मैं बचपन में जब कश्मीर गया था, मुझे याद आ रहा है, या फिर 2019 में मैंने एक बार दार्जिलिंग भी विजिट किया था। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जब आप दार्जिलिंग जाते हो या फिर जब आप हिमालयन कोई भी रीजन में जाते हो, अगर बहुत ज्यादा हिल है ना, बहुत ज्यादा स्टीप एरिया है, तो वहां पर ना 4 व्हील ड्राइव चलता है, ठीक है। अब बिना 4 व्हील ड्राइव मतलब 4 व्हील ड्राइव में ना हर एक पर्टिकुलर व्हील्स पे कंट्रोल रहता है ड्राइवर,
ठीक है, मतलब ब्रेक वगैरह हर चीज, नहीं तो मुश्किल हो सकता है, कभी भी घाई में गिर सकते हैं हम। तो पॉइंट इज दैट कि जब आप हिमालयन रीजन में ड्राइव करोगे, उसका कार का एक अपना फीचर्स होता है। जैसे अगर कभी आप टूरिस्ट एरिया में हरिद्वार या फिर कश्मीर रीजन पे भी आज भी जाते हो, ठीक है, आपको टाटा सुमो देखने को मिलेगा। नॉर्मल राइड के लिए टाटा सुमो, नॉर्मल पहाड़ी चढ़ाई में टाटा सुमो वन ऑफ द बेस्ट माना गया है। मतलब सिंपल सेगमेंट में, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट टाटा सुमो का यूज मैंने हर एक हिली रीजन में देखा, मतलब कश्मीर में भी देखा मैंने, सिक्किम और इधर दार्जिलिंग एरिया में भी देखा। ठीक है, साथ में अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हरिद्वार का जो भी हिल एरिया है वहां पर भी देखने को मिलता है टाटा सुमो। मतलब ऐसा क्यों, मैं पूछा बहुत लोगों कि टाटा सुमो का इतना हिली रीजन में यूज होने के बारे में, लेकिन टाटा सुमो कोई 4 व्हील ड्राइव नहीं है। इसके मेन पर्पस है कि टाटा सुमो कंपेरेटिवली, मतलब पहाड़ी रास्ते में चलने के लिए बहुत ही मतलब यूजफुल माना गया है, देखा गया है एक्सपीरियंस में, और सस्ता भी है, आम आदमी खरीद भी सकता है, इसीलिए टाटा सुमो का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एग्जैक्टली मैं आपको ये वाला बात इसलिए किया, मैंने अपने एक्सपीरियंस को जो देखा वो मैं आपको बोला, ठीक है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि हर पर्टिकुलर पर्पस में कंडीशन किस तरह से हेल्प करता है। समझ रहे हो ना सर? जैसे यहाँ पर टूरिंग पर्पस बोला, अगर बोलते कि भाई मेरे को हिली रीजन में टूरिस्ट को घुमाना है, कौन सा कार बोलोगे? नॉर्मली टाटा सुमो बोलेगा। लेकिन अगर और हिल में जाना है, बहुत स्टीप है, जहां बर्फबारी होता है, तो फिर बोलेगा 4 व्हील ड्राइव में जाओ। तो 4 व्हील ड्राइव में जो कार आता है वो ऑफर करेगा। तो ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है, ठीक है। तो लेट अस assume Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage। ठीक है, अब ध्यान से आगे चलते हैं सर। अब धीरे धीरे हम लोग वारंटी पे चल रहे हैं, ठीक है। अब वारंटी क्या है? कोलैटरल, ठीक है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोलैटरल है बट मेन नहीं है। तो लेट अस assume Ram buys a Maruti from showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage। अब नॉर्मल यूजेज क्या होता है भाई? नॉर्मल यूजेज मतलब सिंपल, गाड़ी को लेके क्या करना है, मारपीट थोड़ी करना है। अब कोई बोलेगा कि मैं नॉर्मल मारुति कार लेके उस पे क्या बोलते हैं उसको, जैसे वो एक्सपर्ट करते हैं ना, गाड़ी को क्या, उसको क्या बोलते हैं, मतलब रेसिंग, ठीक है, ऐसा करेंगे। तो रेसिंग करना नॉर्मल गाड़ी का काम थोड़ी है। रेस करना है तो जाओ ना फॉर्मूला 1 में जाओ, उस पे रेस लगाओ, है ना। अपने को इंडिया में भी बन गया है ना बुद्धा सर्किट, नोएडा में है, वहां पर ज्वाइन करो, रेसिंग करो। जैसे हम लोग कभी कभी देखते हैं, देखना अपने लोकल सोसाइटी में, जैसे केष्टपुर में भी मुझे देखने को मिलता है, लेक टाउन बांगुर में, या फिर उल्टा डांगा, कहीं पर भी, कोलकाता या क्यों भी। मैं तो आजकल भी अपने गांव में भी जाके देखता हूँ कि मतलब सब रेसिंग बाइक होता है ना, केटीएम वगैरह, या फिर जो भी रेसिंग बाइक्स है सब खरीद लिया है, और नॉर्मल भीड़ के अंदर बां बां करके गै गै करके आवाज करके चलाते हैं। अरे भाई इतना शौक है तो जाना भाई, रिस्क के वहां पर जाओ और थोड़ा सा दिखाओ अपना जलवा, हम लोग भी टीवी में देखेंगे। जोक्स अपार्ट, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि जहां जो जरूरी है वहां जाके करो। रास्ते में लोगों को क्यों इतना टेंशन में डालना, स्पेशली बूढ़े बुजुर्ग को बहुत दिक्कत होता है सर। So Ram buys a new Maruti car from the showroom and the car is guaranteed against any manufacturing defect under normal usage। अब सोचो होगी कोई नॉर्मल हीरो होंडा का बाइक लेके रेसिंग करता है तो गाड़ी का क्या हालत होगा, ठीक है, जिसका इंजन का कैपेसिटी 100 सीसी है, और 100 सीसी इंजन पे अगर कोई रेस करेगा तो गाड़ी का क्या हालत होगा, जस्ट इमेजिन, ठीक है। ओके, सो अब original purchase and in the event of any manufacturing defect there is a warranty for replacement of defective part if it cannot be properly repaired। After 6 months, Ram finds that the horn of the car is not working. Here, in this case, he cannot terminate the contract। मानो कि हॉर्न काम नहीं कर रहा, तो क्या गाड़ी वापस कर दोगे? नहीं सर, ये तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आपको अलाउ नहीं करेगा। क्या करना होगा? गाड़ी जो आपने ले लिया ठीक है, बट आप डैमेज क्लेम कर सकते हो। रिसेंटली मेरे साथ ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैंने किया। मैंने एक नोकिया का मोबाइल फोन खरीदा सर। नोकिया का इतना खराब परफॉर्मेंस होगा बोल के अगर मुझे पता होता, सच में मैं नहीं खरीदता। मैंने एक नोकिया का फोन लिया, मेरे लिए नहीं, मेरे फादर के लिए लिया सर। और नोकिया का फोन लेने के बाद वो फोन मतलब स्टार्टिंग डे से हैंग कर रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग डे से हैंग का प्रॉब्लम है। तो मैंने कंपनी को बोला, तो कंपनी अपना इंजीनियर भेज रहा है घर पे, और इंजीनियर भेजने के बाद जब मैं उसको
उसके सामने का ठीक काम करना है, और उन लोगों को जो पैरामीटर दिया है उस पैरामीटर में वो पास कर जाता है। अब इंजीनियर बोल रहे हैं कि हम इसको रिटर्न नहीं कर सकते। ऐसा 2 बार या 3 बार मैंने इंजीनियर को बुलाया, फिर भी कंपनी है कि हर एक बार एक ही बात कर रहा है फ्लिपकार्ट से कि फोन उसके सामने सही काम कर रहा है। बोले हमारे सामने हैंग करता तो हम समझते, अब ऐसा थोड़ी होता है। बट पापा के हाथ में जब भी रहता है 10 में से 4 बार हैंग कर ही जाता है। अब क्या है, अब मैं प्रोडक्ट को कैंसिल तो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास एक ही उपाय है, सर्विस सेंटर पे जाके मैं क्लेम कर सकता। लेकिन सर्विस सेंटर में जाके रखूंगा, फिर वो लोग देखेगा, हाँ ना बोलेगा, थोड़ा चक्कर का पॉइंट है। ठीक है, मतलब अगर उनके सामने नहीं हुआ तो फिर मैं झूठा। ठीक है, तो बात ऐसा है। लेकिन স্যার 7 ডেজের পলিসি ফুরিয়ে গেছে। 7 ওই 7 ডেজ একটা পলিসি দেয় না, মানে পারচেজ করার পরে 7 डेज पॉलिसी में मैंने रिप्लेस किया था, रिप्लेसमेंट में भी मेरे को सेम प्रॉब्लम। তাহলে আবার রিপ্লেস করে দিন। फिर से रिप्लेस किया, ये 2 बार से ज्यादा रिप्लेस नहीं करता। नहीं सॉरी, आई थिंक वन वन टाइम रिप्लेसमेंट है, एक से ज्यादा रिप्लेस नहीं करेगा। ওরকম তো কোথাও লেখা নেই ক্লজে, মানে লেখা আছে যে नहीं 7 लिखा ডেজ है, রিপ্লেস। हाँ रिप्लेसमेंट पॉलिसी में बस इतना लिखा है कि 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। बट तुम रिप्लेसमेंट पॉलिसी को ठीक से पढ़ोगे तो तुमको बताएगा कि ये सिर्फ वन टाइम रिप्लेसमेंट है। मतलब रिप्लेसमेंट में तुमको जो फोन मिला है, अगर उसमें भी सेम प्रॉब्लम है तो फिर तुमको सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। ये मोबाइल के केस में ऐसा प्रॉब्लम है सर, मुझे नहीं पता दूसरे प्रोडक्ट में तो ऐसा उतना होता नहीं है, कपड़ा वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो मैं ये सब टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट में ये सब सिचुएशन मुझे देखने को मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पर আমি लिखा একটা है ना, মোবাইল কিনে পুরো রিফান্ড করে দিলাম। রিফান্ড করে দিয়েছে তোকে? হ্যাঁ স্যার, তো মানে তোর কি প্রবলেম কি হয়েছিল? এই সেম ফোনটা এখন এটা দেখাচ্ছেন, এই ফোনটাই কিনেছিলাম। এটা? হ্যাঁ স্যার। वाह, चलो कोइंसिडेंस, मतलब मैं भी अंतर्यामी बन गया। अच्छा जो भी हो 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, मतलब तेरा इंजीनियर आके तेरे को अप्रूव कर दिया कि प्रॉब्लम है बोल के? উম, না, ইঞ্জিনিয়ার এসে মানে অর্ধেক কাজ করে চলে গেছে আসলে। মানে সেটা সেটা স্যার আপনাকে পরে বলবো কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি। अच्छा ठीक है, मतलब और भी इश्यूज है, ठीक है छोड़ो। হ্যাঁ लेकिन স্যার। मैं जो जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब देखो मैं इस चीज में फंस गया कि मेरा वारंटी जो है, वारंटी का जो भी मैटर है, मुझे वारंटी मिलेगा, बट सिर्फ इसके कारण कंपनी जो है लीगली मेरे को ये बताना चाहता है कि फोन तो ठीक है आपका, सिर्फ ये खराब हो गया बोल के आप इसको मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं उसी चक्कर में फंस गया, मैं रिजेक्ट नहीं कर पा रहा। अब बेसिकली सर्विस सेंटर का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अब पापा यही बोल रहे हैं आजकल कि प्रॉब्लम होता है, पर थोड़ा कम हुआ है पहले से। लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। बट एक न्यू मोबाइल फोन हम हैंग करने वाला क्यों ले, है ना? ऑब्वियसली बात पे तो पॉइंट है। लेकिन ये थोड़ा कम दाम वाला था ना, तो थोड़ा सा ना सहन सहन कर लिए सर। अगर मानो कि 40 50 60 हजार 70 हजार का फोन होता तो शायद अभी भागा दौड़ा लगा देते। वही वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है ना, 5 7 हजार 8 हजार तक इंसान क्या होता है ना, सहन लेता है, चलो ठीक है। लेकिन अगर ही 8 की जगह 80 होता तो अब घूमते, कहीं ना कहीं घूमते रहते, और क्या। मतलब सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। The manufacturer can either get it repaired or replace it with a new one. Ram gets a right to claim for damages, if any suffered by him, but not the right to reputation. और डैमेज के लिए अभी भी मैं, मेरे पास अभी भी डैमेज का राइट है, बट मैं रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है सर? देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट हम लोगों को रियल लाइफ का कितना सारा सिचुएशन के साथ मतलब कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर वारंटी के बारे में जैसे देखो ना, ऑथराइज सेलर डिटेल्स, ये देखो ईएमआई का भी अलग अलग कॉन्सेप्ट में लॉ वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, क्या कंडीशंस है नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग सब लिखा रहता है सर। अगर आप पढ़ोगे ना, ज्यादातर केस में लोग पढ़ते नहीं है, वो अलग बात। ये देखो यहाँ पर भी सब कंडीशंस लिखा हुआ है कि किस कंडीशंस में आपको दे रहा है नहीं दे रहा है, इतना सारा क्यों लिखा हुआ है? कभी सोचा आप लोगों ने कितना सारा बात लिखने का क्या जरूरत है? टर्म्स एंड कंडीशंस देखो, द ऑफर दिख रहे हैं सर, ये देखो, the offer defined below is being run
on www.flipkart.com, mobile app, Flipkart mobile, etc. By participating in this offer, you use customer you or your increased in beyond buy. अब सब कुछ एकदम लीगल भाषा में लिखा हुआ है. देखो अब भाषा में देखो पूरा एकदम लीगल भाषा है. The terms of use, terms and conditions for gift cards, ठीक है, privacy policy and other relevant documentation, including any modification, alterations or update thereof that are published on the platform. Offer details. The offer will commence on from this hour to that hour, 31st Jan 2023. Please note that the offer is not applicable in the case of purchase of product from the grocery platform. मतलब जो भी इनका conditions है, जो भी इनका warranties concept है, सब कुछ लिखा है. The offer is valid only in India. The offer is only to only and consumers and not the reseller of the product. The discount and products are of the limited inventory and subject to availability. Neither Flipkart nor sellers will be responsible for non-availability of the products. Cancellation of individual items in an offer will cancel all other items. This offer is applied on. क्या क्या बताओ. देखो कभी पढ़ते नहीं हम लोग, लेकिन आप लोग पढ़ना सर. क्यों? प्रोडक्ट के लिए नहीं, अपने लीगलिटीज को डेवलप करने के लिए. इसलिए फ्लिपकार्ट में ऐसे लोग जरूर होंगे ना जिनको बिजनेस लॉ आता हो. हेलो, एक नहीं बहुत सारे होंगे. नहीं तो ये लिखना पड़ा ना. अगर जिसको लीगल नॉलेज नहीं होगा तो वो कैसे रहे? तो मतलब या तो वो चार्टर्ड होंगे, या तो कंपनी सेक्रेटरी होंगे, या तो सीएमए होंगे, कुछ तो लीगल नॉलेज होगा, या तो लॉयर होंगे. तो कंपनी ऐसे लोगों को मांगते हैं सर, क्योंकि सेल करके लीगल इश्यूज में नहीं पड़ना है. आप हमको लीगल इश्यू से बचाइयो. अब कंपनी बोलेगा आप खरीदने के पहले क्यों नहीं पढ़ा हमारा कॉन्सेप्ट. कंपनी आपको सिंपल बोलेगा स्टैंडर्ड ईएमआई का टर्म्स एंड कंडीशंस कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ ईएमआई चिल्ला के पहुंच जाते हैं. पढ़ लो. अब जो कमर्शियल ऑफिसर होंगे, जो लॉयर होंगे, बिजनेस लॉयर होंगे, जो सीएससी सीएमए जो कंपनी के साथ काम करते हैं, उनका काम क्या है? कंपनी को हर एक प्रॉब्लम से बचाना. उसका सैलरी मिलेगा, क्योंकि एक केस बनेगा ना तो कंपनी का गुडविल पे इतना इफेक्ट पड़ता है जिसका वैल्यूएशन हजारों करोड़ में हो सकता है. लेकिन अगर कंपनी एक लॉयर को, एक बिजनेस लॉयर को, एक सीए को, एक सीएस को, एक सीएमए को 2 लाख 4 लाख 5 लाख में मंथली सैलरी में रखेगा, एनुअली 60 लाख 70 लाख के पैकेज में रखेगा, तो कंपनी का करोड़ों का लॉस बच सकता है. बट उतना नॉलेज होना चाहिए, है ना, जो कंपनी को. ये सब बड़े बड़े कंपनीज करता है सर. फ्लिपकार्ट $1 बिलियन कंपनी. স্যার বলছি শুধুমাত্র কন্ডিশন বলতে এই খালি পারচেজের কন্ডিশন বলে বোঝায় নাকি তার সঙ্গে প্রোডাক্টের ফিচার্সও সেটাও বোঝায়? नहीं, वो अलग चीज है. ये बेसिकली আচ্ছা আচ্ছা. प्रोडक्ट फीचर्स कंडीशंस नहीं, ये बेसिकली सेल या परचेस का जो कंडीशंस है. मतलब जब बायर खरीदने आता है तो वो क्या कंडीशंस मांग रहा है और सेलर उसको क्या दे रहा है, इसके बारे में जो बात है. प्रोडक्ट के अंदर क्या है उसका फीचर्स, वो तो जो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका कॉन्सेप्ट है ना. नॉर्मली वही बात होता है सर. बायर आके, जैसे आप जब मोबाइल खरीदने जाते हो, लैपटॉप खरीदने जाते हो, है ना, जिसको नॉलेज होता है ना वो जाके बोलता है कि मुझे ऐसा ऐसा लैपटॉप चाहिए, है ना. जैसे मैं जब लैपटॉप लेने जाता हूँ तो मैं एक बेसिक कंडीशन लेके जाता हूँ कि भाई मेरा रैम इतना होना चाहिए, मेरा एसएसडी इतना होना चाहिए, मेरा पिन आपका प्रोसेसर ये इतना होना चाहिए कम से कम. ठीक है, मैं तो लेके जाता हूँ बिकॉज आई नो कि ये सब का क्या कॉन्सेप्ट है. लेकिन जिसको कोई नॉलेज नहीं, वो क्या करेगा, वो जाके बोलेगा कि एक अच्छा लैपटॉप दिखाइए इतने दाम के अंदर. हाँ या ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एक नॉर्मल ऐसा- इंसान होंगे जिसको नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट फीचर्स क्या होता है नहीं होता है, वो जाके बोलेगा कि मेरे को 40,000 का बजट है, मेरे को एक लैपटॉप दिखाइए. तो कंपनी अपना लैपटॉप देके उसको दे देगा. वो उसमें वो देखेगा कि जो भी हो, थोड़ा सा कलरिंग जो थोड़ा सा देखने में सुंदर हो, प्रॉफिट जिसमें ज्यादा हो, ऐसे ही चिपका के छोड़ देगा. लेकिन हाँ, अगर सही दुकानदार होगा ना, वो जरूर पूछेगा कि दादा आपका पर्पस क्या है. जिसका चिपकाना का मतलब जिसको चिपकाना है वो चिपका देगा. लेकिन जो चाहते हैं कि भाई एक कस्टमर से मैं 1000 कस्टमर बनाऊंगा, जो ऐसा कॉन्सेप्ट में सोच के दुकान चलाते हैं, वो सही लोगों को सही चीज बेचेगा. उसमें भले ही 2000 कम कमाए, बट वही करेगा जो एक सच्चा दुकानदार करते हैं. सच्चा दुकानदार वही होते हैं जो एक से हजारों कस्टमर बनाते हैं. और जो सिर्फ वन टाइम लूटने का दुकानदारी करते हैं ना, वो दुकानदार का पता नहीं आज पैसा कमाया कल कहाँ रहेगा. लेकिन ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सर. अब अगर आप सिंपल समरी देखना चाहते हो सर कंडीशंस एंड वारंटी के बारे में, तो देख लो. फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कंडीशंस एंड वारंटी.
अगर मैं, अच्छा, जब भी आप एग्जाम में लिखोगे ना तो ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बेसिस में लिखना, बेसिस बोलते हैं इसको, बेसिस मेंशन करके ही लिखना है सर। मीनिंग क्या है? A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. And what is warranty? Warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. Right in case of breach, मतलब अगर कोई ब्रिज करता है, कोई आपको धोखा देता है, जैसे ब्रेकअप हो जाता है ना, वैसा द एग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस आर बोथ इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशंस। मतलब जिनके साथ धोखा होता है, धोखाधड़ी जिसके साथ हो रहा है, एग्रीड, ठीक है, एग्रीड किसको कहते हैं? जिसके साथ धोखा होता है। द एग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैंसिल कर सकता है, ठीक है, और क्लेम डैमेजेस, और बोथ कैंसिल भी कर सकते हैं, डैमेज क्लेम भी कर सकते हैं इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि वो मेन कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रैक्ट का। वारंटी क्या है? द एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी। वारंटी टूटने के कारण आप कभी भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। एंड कन्वर्जन ऑफ स्टिपुलेशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कंडीशन टूट गया मतलब वारंटी टूट गया, बट अ ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब वारंटी टूटा मतलब कंडीशन टूटा, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब छोटे छोटे बातों में तू मैं हो सकता है। कुछ दिन हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बिना बात कह के रह सकते हैं, बट इसका मतलब शादी टूटना नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन कंडीशन टूटा तो शायद जैसे शादी टूटने वाला बात होता है ना, ठीक है, तो जैसा हम लोग सुनते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा बड़ा पैमाने में बोल देता हूँ समझने के लिए, बोलना नहीं चाहिए हर बात को, बट आई होप यू। छोटा छोटा बात में 2-2 दिन में बात नहीं चल रहा है, सब वारंटी, चलो ठीक है, तुम मेरा बात नहीं सुन रहे हो, तुमने बोला था मेरा वादा नहीं निभा रहे हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन टूटने का मतलब क्या? रिश्ता ही खत्म। आगे एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखे। सर, क्यों आप इस तरह का एग्जाम्पल देते हो? ऐसा नहीं देना चाहिए सर, सॉरी सर। স্যার স্যার বলছি बोलो। অ্যাজ পার ল যে কন্ডিশন আছে সেটা তো মানে কাস্টমারের বেসিক নিডস, মানে যেটা যে এসেনশিয়াল যেটা নিডস আছে তার উপর বেস করে তো বলেছে। ऑब्वियस। হ্যাঁ, তাহলে ধরুন যে কোনো কাস্টমার ধরুন যে ওয়ারেন্টিটাকে তার বেসিক নিডস বলে মনে করে, তখন সেই ওয়ারেন্টিটাকে তখন ওয়ারেন্টি না বলে কন্ডিশন বলে যেতে পারে সেই কাস্টমারের। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है না ধরুন कभी যে भी। কেউ চায় যে একটা প্রোডাক্ট তার 5 বছরের ওয়ারেন্টি হতে হবে, মানে যে যেরকম হোক না কেন একটা ওয়ারেন্টি ধরুন ওরকম চায়। ऐसा कस्टमर कहाँ मिलता है? वारंटी में इसका मेन पर्पस है, না ধরুন मेन একটা पर ফ্যান কিনতে দোকানে গেল, এখন ধরুন অনলাইনে একটা ফ্যান কিনতে গেল, এখন সে কি করবে, অত তো নলেজ নেই একটা কাস্টমারের, সে এখন দেখবে যে তার সিকিউরিটি মানে 5 বছর 10 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে গেলে সেটি তার কাছে এনাফ। এখন সে ধরুন যে সত্যিকারে ক্লেম করতেও গেল প্রোডাক্টটা কেনার পরে ওয়ারেন্টি, তখন সে পেলো ना ওয়ারেন্টি, তখন नहीं সে सर, কি ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि देखो अब सिर्फ हर चीज बायर की तरफ से थोड़ी होना चाहिए। सेलर का भी तो कुछ होना चाहिए। बायर अपने मन में क्या सोच के आएगा, हर एक चीज को बायर मतलब सेलर सेलर को बायर के हिसाब से सोचना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको बोला ना, कुछ चीजें लॉजिकल भी होना चाहिए, है ना, कुछ बातें लॉजिकल भी होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं सर। मतलब बायर अपने मन में सोचा कि मेरे लिए वारंटी कंडीशन है, ठीक है, तो ये बायर के मन के हो सकता है, बट रियल सिचुएशंस में कभी भी एक वारंटी मेन कंडीशन नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक बात ऐसा जरूर है कि जैसे मानो कि कोई बायर सेलर को जाके जाके बोल रहा है कि दादा मेरे को कोई ऐसा एक लाइट दो जो 3 साल का वारंटी में चले, लेकिन कभी भी ना, वारंटी कभी भी मेन कंडीशन नहीं हो सकता सेल का, ठीक है, कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा होगा तो फिर दुकानदार तो 2 दिन में दुकान बंद करके घर चला जाएगा। मतलब कंपनी वारंटी देता है, असल आजकल देखना वो सब CFL बल्ब वगैरह में बहुत होता है, तो कोई नॉर्मल दुकान कस्टमर होता है जाता है कि दादा ऐसा बल्ब 2-2 मिनट में कट ना जाए। तो पहले क्या चलता था, नॉर्मल जो बल्ब होता था उसका फिलामेंट बहुत हो सकता था कि कोई कोई बल्ब अच्छा चलता था, कोई कोई बल्ब थोड़ा सा वोल्टेज अप डाउन करने से येलो कलर का होता था सर, आजकल दिखता नहीं है ना, आजकल सब CFL आ गया, LED आ गया। आप लोग देखे होंगे ऐसा बल्ब, अरे जिसमें फिलामेंट दिखता था, पूरा ट्रांसपेरेंट होता था, देखा कि नहीं देखा? आई थिंक अभी भी किसी के घर में अगर हो सके तो देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइट होता था येलो कलर का, मतलब ऐसे जैसे, मतलब बहुत हाई पावर का होने से लगता जैसे सूरज हो गया हो, ठीक है। लेकिन बाद में CFL बल्ब में वारंटी के साथ की वारंटी है, हाँ उसमें कंपनी उसको रिप्लेस भी करता था, ऐसा नहीं है, रिप्लेस करता था, वारंटी के ऊपर भी बेस करके रिप्लेस करता था। तू जैसे बोला ना सुजीत,
वही बात मैं किया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, आप ही लोग बोलो ना। एलईडी बल्ब वगैरह में कुछ होता है तो रिप्लेस नहीं किया, लेकिन वो तो वारंटी था, मेन पर्पस तो था नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी रिप्लेस किया कि नहीं किया? किया। तो देखना पड़ता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कौन सा पर्पस शूट करना चाहिए, तो उसके ऊपर है। না স্যার, কোনো কোম্পানি ওয়ারেন্টি পিরিয়ড চললেও যদি সার্ভিস দিতে যদি ডিনাই করে দেয়, যে বলে না দেবো না সার্ভিস, তখন সেটা मतलब वो ब्रीच हो जाएगा, ब्रीच ऑफ वारंटी है, क्लेम करो, डैमेज क्लेम करो। আচ্ছা আচ্ছা। अच्छा, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, सेक्शन 13, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the conditions or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, ठीक है, जो सेलर को कुछ कंडीशन फुलफिल करना, a buyer may waive the conditions or elect to treat the breach of condition as a breach of warranty. कंडीशंस को वारंटी ब्रीच बोल रहा है, एंड नॉट एज ग्राउंड ऑफ ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, बट कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर। Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated. इसका मैं आगे आगे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 and subsection 3. Nothing in this section shall affect the case of conditions and warranty fulfilled of which is excused by the law. अब आगे देखो, इसका एनालिसिस देते हैं ना, आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आगे कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। सेक्शन 13 स्पेसिफाई केसेस वेयर ए ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं तुम पूछ रहा था ना, द कंडीशंस को अगर वारंटी मान लिया तो सेक्शन 13 स्पेसिफाई कर the breach of condition be treated as a breach of warranty as a result of which the buyer losses his right। तो बायर का क्या हो जाएगा, उसका अधिकार चला जाएगा टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन क्लेम डैमेजेस। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया, ठीक है, वेयर ब्रीच ऑफ कंडीशन भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। देखो सर, कंडीशन टूटने से आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, बट अगर कंडीशंस वारंटी मान लिया जाए तो where a breach of condition be treated as breach of warranty as a result of which the buyer loses his right to resign the contract, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता and can claim damages. In the following cases a contract is not avoided even on account of breach of conditions. कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हो सकता है जहां पर कंडीशन टूटने में भी बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। तब where the buyer altogether waives the performance of the condition, a party may for his own benefit waive as stipulations, it should be a voluntary waiver by buyer। ये बायर अपने हिसाब से वेव किया कि मैं चलो छोड़ देता हूँ, मतलब ये B2B केस में हो सकता है, B2C में कौन सा कस्टमर जाएगा, बट B2B केस में हो सकता है। where the buyer elects to treat the breach of condition as one of a warranty, where elect to treat the breach of condition as one of a warranty, and that is to say he may claim only damages instead of repudiating the contract। वो पहले ही बोल दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा बट डैमेज करूंगा। यदि buyer has not waived the condition but decided to treat it as warranty, उसने कंडीशन को वेव नहीं किया बट उसने बोला कि मैं इसको वारंटी मानूं, मतलब मैं डैमेज क्लेम करूंगा बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट से पहले बोल दे। ऐसा देखो बायर सेलर के बीच में है ना, दे आर लाइक अ मियाँ बीवी। मियाँ बीवी में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है बायर सेलर पे, चल सकता है, दोनों के बीच में बिजनेस होता है, क्यों नहीं कर सकते ये लोग अपने बीच में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ए एग्रीज टू सप्लाई बी 10 बैग्स ऑफ फर्स्ट क्वालिटी शुगर। ए बी को बोला, एग्रीमेंट किया कि भाई तुम मुझे, मतलब ए बी को बोल रहे कि मैं तुमको 10 बैग फर्स्ट क्वालिटी, मतलब 1 नंबर वाला शुगर मैं तुमको दूं। जो लोग ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं उनको देखे ना, उनके बीच में ना ऐसा ही बात चलता है, 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला, ठीक है ठीक है, ऐसा ऐसा ऑर्डर देता है तो 1 नंबर मुझे डालता दी ऐसा करके बोले, ठीक है, मतलब दुकानदार जब होलसेलर को बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं 1 नंबर वाला मसूर का दाल भेजना, ठीक है, 2 नंबर वाला देना, 3 नंबर वाला देना, सब अलग अलग मिलता है मार्केट में, ठीक है, मतलब जैसा जैसा कस्टमर, हर टाइप का चीजें अवेलेबल होते हैं। बेस्ट क्वालिटी, सेकंड बेस्ट क्वालिटी, जैसे ट्रेन का डब्बा जैसे होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वैसे टाइप का।
सर थर्ड क्लास सुनने में थोड़ा खराब लगता है, बट है ना थर्ड क्लास, 3 टियर। सर आगे से कभी हम लोग थर्ड क्लास में नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग थर्ड क्लास हो जाएंगे। सर मुझे तो सबसे पसंद थर्ड क्लास ही आता है। A agrees to supply B 10 bags of first quality sugar at the rate 625 per bag, but supplies only second quality sugar। देखो बोला था फर्स्ट क्वालिटी का, लेकिन दिया सेकंड क्वालिटी का। अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा कलिया? बोल, तेरे साथ क्या किया जाए? मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? समझ रहे हैं सर? बोला फर्स्ट क्वालिटी देने का, दिया सेकंड क्वालिटी का 600 पर बैग, जहां फर्स्ट क्वालिटी का 25 रुपीज पर बैग ज्यादा है। तो ये क्या हो गया सर? बोलो, ब्रीच ऑफ कंडीशंस की ब्रीच ऑफ वारंटी? अरे बोलो, ब्रीच ऑफ कंडीशन की ब्रीच ऑफ वारंटी? कंडीशन सर। ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो फिर क्या ए मतलब बी जो है कैंसिल कर देगा? कर सकता है कि नहीं कर सकता? क्योंकि कंडीशन कर सकता है कि भाई तुम्हारा चीनी का बस्ता लेके जाओ, मेरे को नहीं देना। लेकिन क्या करेगा? नॉर्मल सेंस में बोलो, आम जनता सोच में बोलो, क्या करेगा? रिप्लेसमेंट क्या अप्लाई करेगा? नहीं सर, पैसा एडजस्ट कर लेगा नेक्स्ट सेल के साथ। पैसा एडजस्ट कर लेगा, मतलब 10 बैग 625 करके कितना होता है? सिक्स टू 50। और 10 बैग 600 करके कितना होता है? तो 50 का डेबिट नोट इशू कर देगा, है ना? तो 50 का डेबिट नोट इशू कर देगा। और क्या मतलब, नेक्स्ट टाइम जब पेमेंट करेगा तो 50 कम देगा। मतलब बायर के लिए, एक के लिए डेबिट नोट होता है, दूसरे के लिए क्रेडिट नोट होता है। सिंपल, एडजस्ट कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करेगा। लेकिन देखो कंडीशन तो टूटा है। लेकिन जब ये इस तरह के लोग करते हैं ना, देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, द बायर कैन रिजेक्ट द गुड्स, बट इफ द बायर सो इलेक्ट्स, अगर बायर ने सोच लिया, ही मे ट्रीट इट एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, एक्सेप्ट द सेकंड क्वालिटी शुगर एंड क्लेम डैमेजेस 25 पर बैग। और ये जो मैं क्लेम के बारे में आपको कहा, वो कैसे करेगा? नेक्स्ट टाइम जब कोई ऑर्डर होगा उस पर 25 करके 10 बैग का कम दे देगा। कौन? बी ए को कम देगा। तो नॉर्मली कंडीशन टूटा था, बट ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि यही 3 कंडीशन, व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। वॉलंटरीली भी हो सकता है, या वॉलंटरी मतलब वो अपने मर्जी से छोड़ दिया। सेकेंड पॉइंट इज, उसने बिजनेस सिचुएशंस में उसको इलेक्ट किया, चूज किया, क्योंकि उसमें उसका भी झमेला है, फिर से ऑर्डर देना है। समझो उसका भी तो प्रॉब्लम समझो। तुम फिर से सेकेंड टाइम ऑर्डर करोगे, दूसरे किसी से करोगे, उसका भी अलग से ट्रांसपोर्टेशन का समय लगेगा, लेबर का खर्चा अलग से देना पड़ेगा। तो अब इतना समय क्यों बर्बाद करोगे? उल्टा एडजस्ट करो ना इसी के साथ इस बार के लिए। अगर सेकेंड टाइम भी करेगा, फिर बाद में दूसरा कोई होलसेलर ढूंढ लेना। लेकिन क्यों आप फालतू में सेकेंड टाइम, मतलब बात ऐसा है कि आप पूरी कैंसिल करके अपना समय क्यों बर्बाद करोगे? क्योंकि अल्टीमेटली चीनी ही तो बेचना है। तो इलेक्ट कर लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट द बायर इलेक्ट्स टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ वारंटी। फर्स्ट पॉइंट क्या था? वॉलंटरी था, वॉलंटरी बायर ने खुद से छोड़ दिया। लेकिन सेकंड में इलेक्ट किया, लेकिन बायर ने इसको वेव नहीं किया था। वेव किया था क्या? मिस्टर बी ने बोला था ए को कि नहीं, छोड़ दिया मैंने वारंटी को, तो बायर हैज नॉट वेव्ड द कंडीशन, सॉरी कंडीशन को छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं था। एज पर द सिचुएशन उसने कंडीशन को वारंटी में ट्रीट कर दिया, है ना? Where the contract is not favorable and the buyer has accepted either the whole goods or any part, then acceptance means acceptance as envisaged in section 72 of the Indian contract। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता, अगर गुड्स एक्सेप्ट करना है तो बाकी पूरा चीज एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। ऐसे केसेस में
आप कंडीशंस को वारंटी मान सकते हो, ठीक है। मतलब जब गुड्स को मतलब सेवरेबल कॉन्सेप्ट में नहीं रहता है, whether contract is not severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance as envisaged, मतलब जो सेक्शन 80 मतलब कॉन्ट्रैक्ट एट 1872 में भी मैं सेक्शन 72 में बता के रखा था कि एक्सेप्टेंस एक बार हो गया मतलब हो गया, अब उसको आपको करना ही पड़ेगा। तो वहां पर कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, हाँ आप डैमेज क्लेम कर सकते हो बट आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। एंड वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी इज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ और बाय एनी रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, ठीक है। तो वेवर ऑफ कंडीशंस क्या क्या हो सकता है, देखो वॉलंटरी वेवर जिसमें वेव परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब बायर खुद से वेव कर रहा है, या फिर बायर सिचुएशन वाइज इलेक्ट टू ट्रीट द कंडीशन एज वारंटी। एंड देयर इज अ कंपल्सरी वेवर नॉन सेवरेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग नहीं किया जा सकता, लेना है पूरा, ठीक है, आप कंडीशन को तोड़ नहीं सकते। एंड फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एक्सक्यूज बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा हो रहा है सर, देयर इज मतलब इज एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, ड्यू टू एनी रीजन जो आप नहीं कर सकते, लॉ ही आपको मतलब बाध्य करेगा करने में। अगर सिचुएशन ऐसा है तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है कंपल्सरी, दो कंडीशन हो सकता है, और एक दो हो सकता है वॉलंटरी। बोलो सर, समझ में आया? when the condition to be treated as warranty. हेलो, यस सर। ए जगह लो, ओके। express and implied conditions and warranties. express and implied. express मतलब express is like express yourself, बोलो, या तो मुंह से बोलो, या तो लिख के बोलो, या तो मुंह से बोलो। एक्सप्रेस करने का दो ही तरीका होता है, या तो साइन लैंग्वेज भी एक्सप्रेशन होता है सर, जो लोग होते हैं ना सर, मतलब जो हैंडीकेप्ट होते हैं, स्पेशली जो बोल नहीं सकते, डीफ डाम है ना, ऐसे जो होते हैं ब्लाइंड, इनके लिए भी एक्सप्रेशन होता है उनके लैंग्वेज में। लेकिन हाँ सबको ही समझ में नहीं आएगा, बट वो अगर मीडिएटर यूज करेगा बेसिकली एक्सप्रेस। और कुछ होते हैं इम्प्लाइड, ये हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़े हैं। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट का क्लास जो लोगों ने कर लिया या जो नहीं किया वो बैकअप से देख सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, और कॉन्ट्रैक्ट समझ गए जो ना, उसको कौन रोके। तो conditions and warranty may be either express or implied. Condition and warranties may be either express or implied. They are express when the terms of the contract expressly stated. They are implied when not being expressly provided for. Implied conditions are incorporated by law in the contract of sale. Basically, incorporated हो जाएगा मतलब basically implied मान लेंगे, situation हो जाएगा। समझाते हैं सर। Express conditions are those which are agreed upon between the parties at the time of contract are expressly provided. मतलब हाँ तुम मेरे को हाँ बोलो मैं तुमको ना बोलता हूँ, या तुम मेरे को हाँ बोलो मैं भी हाँ बोलता हूँ। एक्सप्रेस कंडीशन एक्सप्रेस है, ठीक है। Implied on the other hand are those which are presumed by law to be present in the contract. मतलब मान लेंगे कि implied है। It should be noted that implied condition may be negated or waived by an express agreement. अब आगे देखते हैं कुछ implied conditions का एग्जांपल। Following conditions are implied in a contract of sale of goods unless the circumstances of the contract show a different intentions. Condition as to title, condition as to description, sale by sample as well as by description, condition as to quality or fitness, condition as to merchantability, condition as to wholesomeness. ओके अब आगे आगे बताते हैं सर। ये सेक्शन कंडीशन एज टू टाइटल क्या है, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन क्या है, कंडीशन एज टू होलसमनेस क्या है, एक एक करके सुन लो। कंडीशन एज टू टाइटल सेक्शन 14 सबसेक्शन ए, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल unless there is an agreement to the contrary, the first implied condition on part of the seller is that in case of a sale he has a right to sell the goods. In case of an agreement to sell, he will have the right to sell the goods at the time when the property is to pass. मतलब future date में, agreement to sell मतलब future date में sell करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हो, कंडीशन एज टू टाइटल क्या कहता है, ए परचेज्ड ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी, ध्यान से सुनना, ए परचेज्ड ए ट्रैक्टर फ्रॉम बी, ए ने बी से ट्रैक्टर परचेज किया, who had no title to it, जिसका ट्रैक्टर का कोई टाइटल मतलब क्या, ओनरशिप,
जिसके पास ट्रैक्टर का कोई ओनरशिप नहीं है। आफ्टर 2 months द ट्रू ओनर स्पॉटेड द ट्रैक्टर एंड डिमांडेड इट फ्रॉम ए। अब ए बी को बेच दिया जो उसका था ही नहीं। ए बी को ऐसा ट्रैक्टर बेचा जो उसका था ही नहीं। अब 2 महीने बाद ओरिजिनल ओनर को मिल गया, पर बोलता है कि भाई मेरा ट्रैक्टर दो। अब क्वेश्चन इज दैट क्या बी ओरिजिनल ओनर को ट्रैक्टर देगा, या ये बोलेगा कि ए को जाके ढूंढो। सॉरी मैंने गलत बोला, ए परचेज ट्रैक्टर मतलब बी को जाके ढूंढो, मतलब ओरिजिनल, मतलब बेसिकली धोखा किसने दिया, बी एक्चुअली डुप्लीकेट ओनर, ठीक है। ये फ्रॉड ओनर, मतलब डुप्लीकेट भी नहीं बोलना चाहिए, फ्रॉड। ये फ्रॉड किया किसको, ए को। अब ओरिजिनल वाले जब मिल गया, ओरिजिनल वाले को जब ट्रैक्टर दिख गया, वो अभी ए से क्लेम कर रहा है भाई मेरा ट्रैक्टर। तो क्या ए को ये ट्रैक्टर देना पड़ेगा ओरिजिनल ओनर को, या वो बोलेगा नहीं बी को जाके ढूंढो। वो बोलेगा जरूर बी को जाके ढूंढो, लेकिन देना तो पड़ेगा। और ये ए को भी ना बहुत ही अच्छी तरह से पता है, जानते हो ना, ए को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि इसका ओनर बी नहीं है बोल के, है ना। क्योंकि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, नाम भी ट्रांसफर होता है, तो किसके नाम से गाड़ी किसके पास आ रहा है, किसके नाम से जमीन किसके पास आ रहा है, अगर इतना सिंपल सा नॉलेज अगर नहीं रहेगा तब तो मुश्किल है ना। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो लूट गया रे, मैं तो मेरा तो ये हो गया रे, मेरे को लूट लिया रे। एक्चुअली वो लोग पहले ना दूसरे को लूटना चाहता है, फिर बाद में उसके पीछे बांबू आ जाता है, फिर वो बोलते हैं मैं लूट गया। इसलिए किसी को लूटने का साजिश ना रचो, तो आप भी नहीं लूटोगे सर। बात समझ रहे हैं, मतलब मुश्किल यही होता है, जो दूसरे को लूटने का कोशिश करता है ना, कभी कभी जीत जाते हैं पर आखिर में हार ही होता है। आज नहीं तो कल, थोड़ा समय का वक्त लगता है, पर होता है सर, होता है। If A sells to B tins of condensed milk labeled CDF brand बोल के, and this is proved to be an infringement of N company's trademark, it will be a breach of implied condition that A had the right to sell. B in such a case will be entitled to reject the goods or take off the labels and claim damages for the reduced value. If the seller has no title and the buyer is to make over the goods to the true owner, he will be entitled to refund the price. मतलब सिंपल बात है कि आपके पास एक नॉर्मल दूध का ब्रांड है, आप उस पे एक नामी ब्रांड का स्टिकर चिपका के बेच रहे हो, गलत है ना सर, है ना। या तो सिंपल इतना समझ लो कि आप, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, इम्प्लाइड कंडीशन, ये सब इम्प्लाइड है कि भाई आप अपने दूध पे किसी दूसरे कंपनी का ब्रांड क्यों लगाओगे, जैसे जो आपका है नहीं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ था, ये तो पूरा मतलब गाड़ी का ओनरशिप ही दूसरे का था, बट आपने अपना बोल के किसी को बेच दिया। तो सिंपल ए कुड सू बी, इस केस में ए बी को सू कर सकते हैं सेलर विदाउट टाइटल फॉर द रिकवरी ऑफ परचेज प्राइस, नो डाउट। एंड इस केस में इफ ए सेल्स बी टीम्स ऑफ condensed milk labeled CDF brand and this is proved to be an infringement of N company's trademark, it will be a breach of implied condition that A had the right to sell and B in such a case will be entitled to reject the goods to take off the labels. Obviously A के पास सेल का राइट तो है और B के पास भी रिजेक्ट करने का है, take off the labels and claim damages for the reduced value. कंडेंस्ड मिल्क का दाम तो मैं आपको दूंगा, बट जो CDF ब्रांड का लिए, मतलब मानो ब्रांड के लिए ब्रांडेड दूध का दाम है मानो मार्केट में 200 पर पैकेट या पार्ट 3, वहां पर नॉन ब्रांडेड का मानो दाम है 120 टका पार्ट 3। तो ब्रांड का नाम लगा के आप जो 80 रुपीज करके ज्यादा दाम लगा रहे हो वो कम करो, डैमेज कम मुझे, है ना। ऐसे एग्जांपल रिसेंटली मैंने फेस किया सर, वो बाइक पे ब्रेक होता है ना, अरे बाइक पे ब्रेक होता है ना, तो मैंने एक गैरेज पे गया, मेरे स्कूटी पे थोड़ा सा ब्रेक नहीं था, तो मैं बोला था तो ब्रेक को ठीक कर दो ना, तो होंडा का था गाड़ी, तो मैं उसको बोला कि होंडा का ही ब्रेक लगा दो, तो बोलता है कि होंडा का ही है बट ब्रांड नहीं है, बट सेम कंपनी का। तो मैं उसको बोला दिखाइए, तो बोला, उसने बोला मेरे को कि ये होंडा का नहीं बट सेम कंपनी का है। तो ये अच्छा था, उसने मुझे बोल दिया। कोई अगर बोलता नहीं ब्रांडेड बोल के अगर मेरे को चिपका देता, शायद मैं नहीं समझ पाता। तो फिर मैंने मुझे बोला कि इस दुकान पे चलो जाओ, वहां पर आपको होंडा का ब्रेक मिल जाएगा।
तो मैं दुकान पे गया और खरीद के लाया, जहाँ पर लोकल जो मुझे बेच रहा था उसका दाम था 170 का, वहां मैंने होंडा का लेके आया तो मुझे दाम गिरा 300 करके। ठीक है, तो 130 टका का दाम में फर्क है। तो अगर मुझे यहाँ पर वही डुप्लीकेट या लोकल प्रोडक्ट ब्रांडेड चिपका के बेचता तो ये मेरे साथ धोखा होता और मैं रिजेक्ट मतलब डैमेज क्लेम कर सकता था जितना मेरे से एक्स्ट्रा लिया गया। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अरे कंडीशन एज टू टाइटल, टाइटल ऑफ ट्रेडमार्क हो, टाइटल ऑफ ओनरशिप हो, समझ में आ रहा है। इम्प्लाइड कंडीशन जिसका है वो बेचे। अगर आप उस पे किसी का इम्प्लाइड कंडीशंस को तोड़ोगे तो फिर डैमेज क्लेम तो होगा। यही बोझे যাচ্ছে कंडीशन एज टू टाइटल समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। है सर। सिमिलरली कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन होता है, सेल बाय सैंपल होता है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। Where section 15, where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with the description. This rule is based on the principle that if you contract to sell peas, you cannot compel to buyer to take beans, है ना। आपको अगर पी बोला तो पी बेचो, बीन्स क्यों बेचो। पी मतलब जिसका हम लोग बंगाली में बोलते हैं मटरशूट, आंसर। बीन्स मतलब फ्रेंच बीन्स या बरबट्टी है। The buyer is not bound to accept and pay for the goods which are not in the according to the description of the goods. Thus, it has to be determined whether the buyer has undertaken to purchase the goods by their description. That is, whether the description was essential for identifying the goods. And a description was essential for identifying the goods that the buyer had agreed to purchase, if that is required, and the goods tended to correspond with the description. Goods obviously as per the description होना चाहिए। कई बार ऐसे देखना आप लोग प्रेस्क्रिप्शन लेके आप मेडिकल में जाते हो, आई थिंक ऐसा एक्सपीरियंस आप लोग भी किए हो। आप डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लेके मेडिकल पे जाते हो, मानो कि प्रेस्क्रिप्शन में लिखा है, एक सिंपल एग्जांपल है, मैं मुझे उतना दवाई का नाम नहीं पता, मानो नाम लिखा है MZ5, ठीक है। अब जो ओरिजिनल प्रेस्क्रिप्शन है, बट दुकानदार आपको बोलता है आप एक काम करो, आप MZL5 लेके जाओ, सेम कॉम्बिनेशन है, वही वैसा ही काम करेगा, ऐसा बोलता है ना फिर। यस ठीक है। अब सर ये ना मेडिकल दुकानदार लोग थोड़ा मुश्किल करता है, हर कोई नहीं, कोई कोई, ठीक है। मतलब ये इस तरह से ना कस्टमर को ना, स्पेशली मेडिकल केस में ना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अगर नॉलेज है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो मुश्किल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे जब फीवर होता है तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब एंटीबायोटिक में एक होता है एजी, ठीक है, मैं स्पेलिंग आई डोंट नो सर। एक होता है एजिथ्रल, एक होता है क्लावम। आजकल तो क्लावम का बहुत ज्यादा मार्केट है, ठीक है, क्लावम 625। अब एजी खाओगे कि एजिथ्रल खाओगे कि क्लावम खाओगे, ठीक है। कोई बोलेगा सर सिमिलर काम करता है, मैं भी वही मानता हूँ, सिमिलर काम करता है, बट किसके शरीर में क्या सूट करता है आपको क्या पता। किसी को एजी सूट करेगा तो किसी को एजिथ्रल सूट करेगा तो किसी को एजिथ्रोमाइसिन सूट करेगा, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन पे डिफरेंस है, अब दुकानदार जबरदस्ती चिपकाते हैं, है ना। अब एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रल, क्लाबम तो आजकल मल्टीपर्पज हो गया। कान में दर्द तो भी क्लाबम देता है, दांत में दर्द तो भी क्लाबम देता है, फीवर है तो भी क्लाबम देता है। मैं तो कुछ भी होता है क्लाबम खा लेता हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, क्लाबम खा लो, नेक्स्ट दिन रेडी हो जाओ। सैटरडे को फीवर हुआ था, क्लाबम खा लिया, गला में इतना दर्द था, बात तो छोड़ो, थूक तक नहीं निकल पा रहा था सर। मतलब बात करना तो बहुत दूर की बात, बीच में संडे पड़ गया इसलिए शायद हम लोगों को ना नहीं बोलना पड़ा, नहीं तो अगर संडे को होता तो आज बोलना पड़ता सर मेरा फीवर है, गले में दर्द है, क्लास नहीं ले पाऊंगा आज। तो कुछ भी होता है क्लाबम खा के क्लास लेते हैं। ओके चलो, समझ गए आप लोग, सब समझ गए एग्जैक्टली। अच्छा, ए एट कोलकाता। अच्छा अब आगे देखो सर, मतलब बेसिकली ये क्या चल रहा है,
ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन चल रहा है। जैसे यहाँ पे बोला ए एट कोलकाता सेल्स B2B 12 bags of waste silk on its way from Murshidabad to Kolkata, and there is an implied condition that the silk shall be such as known as market as a waste silk. If it is not, B is entitled to reject the goods. Waste silk मतलब waste silk होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए. A ship was contracted to be sold as copper fastened vessel, but actually it was only partly copper fastened. Held that the goods did not correspond to description and hence could be returned off. If buyer took the goods, he could claim damage for the breach. Simple. As per description काम होना चाहिए. इसी तरह से बाकी पॉइंट को भी बोला है सर, आप लोग एक बार गो थ्रू जरूर करके रखना. सेल बाय सैंपल, इन केस ऑफ सेल मतलब जैसे सैंपल में दिया था वैसे ही सेल करो, इम्प्लाइड है. In case of a sale by sample of 2 parcels of wheat, the seller allowed the buyer an inspection of the smaller parcel but not of the larger parcel. In this case, it was held that the buyer was entitled to refuse to take the parcel of wheat. अगर मतलब जो छोटा में जो आपने दिखाया, बड़ा में अगर वैसा नहीं है तो मुश्किल है. मतलब सिंपल बोलते हैं इसलिए, the bulk shall correspond with the sample in quality. मतलब जो बल्क में दिया आपने, जो सैंपल भेजा था वैसा ही देना चाहिए. ज्यादातर केस में सैंपल में अच्छा दे देता है, फिर बल्क में डुप्लीकेसी करता है. ठीक है, ये 2 नंबरी बिजनेसमैन लोग ऐसे करते हैं, इसी को बोलते हैं 2 नंबर. भाई जो दिखा रहे हो वो भेजो ना, दिखाते हो कुछ, मतलब वो बोलते हैं ना हाथी के दांत, हाथी का दांत दिखाने का और खाने का, वैसा. ठीक है, तो वैसा मतलब क्या करता है भाई, आपने दिखाया कुछ और सैंपल में भेजा अच्छा वाला पर बेचा डुप्लीकेट वाला, ऐसे थोड़ी करते हैं. जो बोला उतना करो, सच्चा. आजकल तो वही मुश्किल है सर, कहते हैं कि कलयुग में सच्चाई का ढूंढना मुश्किल है. A company sold certain shoes made from special sole by sample for the French army. The shoes were found to contain paper not discoverable by ordinary inspection. Hence, the buyer was entitled to refund the price plus damages. है ना, बोला था कि फ्रेंच आर्मी के certain shoes made a special sole by sample for the French army, और बाद में पता चला कि उसमें पेपर भरा हुआ है जो नॉर्मल इंस्पेक्शन में पता नहीं चला था. ठीक है, तो ऐसे थोड़ी करते हैं. Sale by sample as well as description, अब दोनों मिला के सेक्शन 15. Condition as to quality or fitness. A bought a set of false teeth from B. अब देखो डेंटिस्ट से टीथ लोगे, है ना, जिन जैसे कि मेरा भी 2-3 दांत थोड़ा सा गड़बड़ किया तो मैंने भी सोचा कि false teeth लगाना है मुझे. So he bought a set of false teeth from B, a dentist, but the set was not fit for A's mouth. फिट नहीं करेगा तो क्या करना है, जाके बोलना है. अब तुम जो अनफिट टीथ के साथ तो नहीं जी सकते सर, है ना. और या तो नॉर्मली देखो एक डेंटिस्ट को इसी तरह से फिटनेस करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही नेसेसरी पॉइंट है ना. तो इसी तरह से अगर फिट नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा और रिफंड ऑफ द प्राइस. इट वाज हेल्ड दैट ही वाज एंटाइटल्ड टू डू सो as the only purpose for which he wanted to set the teeth was not fulfilled. टीथ का जो मेन पर्पस था वही तो फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर रिफंड तो बनता है. He went to B shop and asked for Merit sewing machine, एक कंपनी का नाम है. B gave us as the same and paid the price. Relied on the trade name and machine rather than on the skill and judgment of the seller B. In this case, there is no implied condition as to fitness of the machine of the buyer's particular purpose. मतलब बायर को कैसा चाहिए था ऐसा बायर ने नहीं बोला, उसने कंपनी का नाम बोला, दुकानदार ने उसको दे दिया. अब इसमें फिटनेस मैटर नहीं करता, इसमें फिटनेस मैटर नहीं करता. तो कंपनी का नाम बोला, कंपनी को समझे, इसमें सेलर का क्या कॉन्सेप्ट है. And there is a condition as to merchantability, section 16 subsection 2. Where the goods are bought by description from the seller who deals in goods of that description is the manufacturer or producer or not, there is an implied condition that the goods have been merchantable quality. मतलब जो बेचने लायक कंडीशंस में, बेचने लायक कंडीशंस. If a person order motor horns from a manufacturer of horns and the horn supplied is scratched and damaged owing to bad packing, he is entitled to reject them as unmerchantable. अब जो चीज गोटा चाहिए वो अगर आधा है तो बेचने को वापस ही तो करना है. He bought a black velvet cloth from C and it found to be damaged by white ants. जिसमें पूरा चीटी लगा, चीटी मतलब पीपड़े. Here the condition as to merchantability was broken. Condition as to wholesomeness क्या होता है? In the case of eatables and provisions, in addition to the implied condition as to merchantability, there is another implied condition that the goods shall be wholesome. He supplied F with milk. The milk contained typhoid germs. F's wife consumed the milk and was infected and died. Here there was a breach of condition as to fitness and he was liable to pay damages. Obviously,
नॉर्मली कभी दूध पी के कोई नहीं मर सकता। ठीक है, आज एक मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च, ये अंडा होता है ना, एग्स। हाँ सर, हम लोग जो नॉर्मल एग्स खाते हैं होता है ना सर, तो एग्स में अगर कभी, मुझे तो नहीं दिखा बट ऐसा बोल रहे रिसर्च की, होता है कि एग्स पे ऐसे ब्लड का डॉट्स दिखा कभी आप लोगों को? एग्स को कभी तोड़ने से उसका जो येलो पार्ट में कभी आपको डॉट दिखा रेड कलर का? हाँ सर। तो नॉर्मली हो सकता है कि उसमें कभी कभी वो जो रेड डॉट्स है, ऐसा रिसर्चर बोल रहे हैं, मैं नहीं सर, रेड डॉट्स या फिर उसको बेसिकली मतलब कभी कभी मांसपिंड भी होता है। मांसपिंड मतलब वो हो सकता है मुर्गी का ही कोई पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स हो, तो उतना हेल्दी नहीं होता वो खाने के लिए, शरीर के लिए। तो लेकिन अगर प्रॉपरली कुक्ड हो तो शायद हेल्थ को प्रॉब्लम ना डाले। प्रॉपर कुक्ड होना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। लेकिन कई कबार ऐसे होते हैं, मुझे तो आज तक नहीं दिखा बट कभी आप लोगों को दिखा कि नहीं बताना, कि एग्स का जो येलो पार्ट होता है वो कभी आपको ग्रीन या कोई और कलर का दिखाई दिया? कभी ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि येलो पार्ट जो है वो ग्रीन कलर का दिख रहा है? अगर ऐसा है तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो उसमें बैक्टीरिया है, एंड दैट इज रियली अनहेल्दी फॉर द बॉडी, इवन वो जान तक ले सकता है। समझ रहे हो सर? तो एग्जैक्टली होलसमनेस, तो कंडीशन होलसम भी होना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, इम्प्लाइड कंडीशंस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया सर। तो मैंने कंडीशंस एंड वारंटी पे ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट कर दिए, लेकिन अभी भी मैंने इम्प्लाइड वारंटी नहीं बोला। एक बार मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग इम्प्लाइड वारंटी बोल देगा और केविट एम्प्टर बोल देंगे। केविट एम्प्टर क्या होता है? केविट एम्प्टर मतलब बायर को कुछ चीजें बताना भी पड़ता है और कुछ चीजें छुपाना भी पड़ता है। ठीक है, तो बताए कि छुपाए। ठीक है, तो वो चीज मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि बायर से सेलर क्या छुपा सकते हैं और क्या उनको बता देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं आगे। ठीक है, आज इतना ही है सर। রাখছি দাদা। ओके रोशनी, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। Thank you, sir. गुड नाइट सर। राखी सर। ओके टाटा। यस असीमा बोल, कुछ कहना है क्या? सर जो मेरे हुआ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है तेरा आवाज, नेटवर्क इशू है शायद। सर थोड़ा मैसेज कर मुझे।